जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी सारे लोग मैं जानते हैं। ठीक है, आप लोगों में से उम्मीद है काफी सारे लोग जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सेशन कह लें कि कुछ लोग नए होंगे इसमें। ठीक है, तो चलें हम अपने सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारा एक एजेंडा है इस सेशन का, जो कि हमने 4 क्लासेस में कवर करना है, यानी कि वन लाइनर एजेंडा है। वो क्या है कि हमें रिटर्न फाइल करनी आनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न फाइल यानी कि कोई भी बंदा हमारे पास आता है तो हमने उस बंदे को, यकीन करें कि आप लोग बड़े सारे लोग एनरोल भी होते हैं हमारे कोर्सेज में, फिर एट द एंड हमसे क्वेश्चन किया आता है कि सर जी हमें बताइए कि मतलब ना क्लास कौन सी रिटर्न फाइल करूं, किस साल की रिटर्न फाइल करूं, किस कौन सी पेनल्टी पे करूं, किस साल की। तो हैरानगी थोड़ी सी होती है कि यार लेक्चर सही नहीं लिया गया, लेक्चर लेते हुए इनका ध्यान कहीं और था। तो आपने प्लीज इंश्योर करना है कि आप क्लास को अटेंटिवली लें। ठीक है, तो हेयरिंग नाउ लिसनिंग हो। ठीक है, तो लिसनिंग होता है कि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप सुन रहे हो और सुन के समझ रहे हो। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि हमारा ये वेबसाइट है irs.fbr.gov.pk। ठीक है, अभी आपको ये भी पता होगा कि ये पोर्टल अभी अपडेट हो गया है। इससे पहले आईआरएस का पुराना पोर्टल था, जो वैसे 1.0 तो उसको नहीं कहते थे, लेकिन अब जो इन्होंने नया पोर्टल बनाया इसका नाम है रख दिया कि एक वेरिएंट या वर्जन है 2.0 के नाम से। ठीक है, अब कंपनी हो, वो इंडिविजुअल हो, वो पार्टनरशिप हो, बेसिकली हमारा जो एजेंडा है वो इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है? तो कोई भी बंदा हो जिसने रिटर्न सबमिट करनी हो तो उसके लिए हमारी जो कह लीजिए कि मेन वेबसाइट है वो ये वाली है आईरिस की। ठीक है, इस वेबसाइट पे हम अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट करनी हो तो पहले फेसबुक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी हो तो सबसे पहले इस पोर्टल पे आपने अपना लॉगिन बनाना। अच्छा, लॉगिन बनाने के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो देखें, लॉगिन बनाने का थोड़ा सा बता दें। लॉगिन जनरेशन के लिए या लॉगिन साइन अप करने के लिए आप हो सकता है कहें कि मैं इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, मैं जी कंपनी हूँ, हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है। ठीक है, इसमें तीनों का थोड़ा सा तरीका अलग है। जो इंडिविजुअल है इसके लिए हम घर बैठे बैठाए रजिस्टर्ड कर लेते हैं, यानी कि हम खुद से घर बैठे हुए इसका लॉगिन बना लेंगे। किस तरह बनाएंगे? सिंपल, आप अपने इस पोर्टल पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आपकी ये न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको टैब नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, जब इस फॉर्म पे आप जाते हैं तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने खुलता है। ये फॉर्म आपसे दो तरह की इन्फॉर्मेशन मांगता है, इसको एक को कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूसरे को कहते हैं एड्रेस इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके पास CNIC नंबर होना चाहिए, आपका ये प्रीफिक्स मिस्टर डॉक्टर वो चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का नाम सिर्फ इतना होता है जैसे अली। ठीक है, अब अली है तो एक चीज़ याद रख लें कि जिनके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है, छोटा सा स्टार, ये छोटा सा स्टार, इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ प्रोवाइड करना इस फॉर्म पे ज़रूरी है। अब इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, इस पे स्टार नहीं है, इसका मतलब है कि मिडिल नेम ना भी हुआ तो ये फॉर्म भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर नाम सिर्फ अली है तो क्या हम फर्स्ट नेम लिखेंगे तो ये पोर्टल आगे बढ़ जाएगा? पोर्टल आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नेम भी चाहिए होगा। फिर इस केस में हम उस बंदे के नेम के साथ जो उसका फादर नेम होता है लास्ट नेम में उसको लिखते हैं। ठीक है, नेटवर्क आपका कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है वो आप लिखेंगे, मतलब किस कंपनी का है, मोबिलिंक, टेलीनॉर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाके यहाँ से आप क्लिक कर लें। ठीक है, देन आप सेल नंबर, आपका कंफर्म सेल नंबर, और ये देखिए इसने डेमोन्स्ट्रेशन में बताया हुआ है कि जब सेल नंबर आप डालेंगे तो 0092, ये तो आपका फिक्स आपने लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने नंबर लिखना है, लेकिन नंबर को जीरो के बगैर आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, कंफर्म ईमेल आईडी लिखना है। ये होगी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपकी इंफॉर्मेशन आती है एड्रेस की इंफॉर्मेशन। एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, तो बंदा लाजमी नहीं है कि आप आईडी कार्ड के एड्रेस को फॉलो करें, आपने वो वाला एड्रेस यूज करना है जो सा एड्रेस उस बंदे के
जहाँ पे वो डिसाइड करता है, जिस शहर में, जिस सिटी में वो रहता है। ये चीज आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि उस बंदे की रजिस्ट्रेशन एफबीआर के उस दफ्तर के साथ हो जो उसके शहर के करीब हो। अगर एक बंदा एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है, तो अगर आईडी कार्ड पे पुरानी सिटी का नाम है, तो आप पुरानी सिटी का नाम ना लिखें, बल्कि वो जो नई सिटी है जहाँ पे वो शिफ्ट हो चुका है उसको लिखें। ये एड्रेस कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम टाइप बताते हैं किस प्रॉपर्टी पर रहता है। टाइप में आपकी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ये सारी प्रॉपर्टी की टाइप हो सकती है। जौन सी आप टाइप सेलेक्ट करेंगे उस टाइप के आगे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म से मतलब किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो तरह में आपका लेफ्ट को रेजिडेंशियल लिखा, तो रेजिडेंशियल इस तरह की हो सकती है प्रॉपर्टी, स्टूडियो है, ठीक है, वो आपने मेंशन कर दिया। देन आपने मेजरमेंट में वो जो आपका घर है, जो भी जगह है, उसकी मेजरमेंट बतानी है, ठीक है, कि वो बरला में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर यार्ड में, किस चीज में है, हम वो वाली चीज लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी आपका है वो आपने मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आएंगे तो एरिया बताएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो बताया कि कनाल है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 2 कनाल है, 3 कनाल है, 4 कनाल है, एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट में बताएंगे। यूनिट होता है हाउस नंबर या ऑफिस नंबर जहाँ पे आप रिजाइड करते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि हाउस नंबर, मैं कहता हूँ जी हाउस नंबर 138 लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना होता है स्ट्रीट नंबर, ठीक है। मैंने लिखा जी जो स्ट्रीट नंबर है वो हमारा 59 है, ठीक है। यहाँ पे एरिया लोकेलिटी लिखनी है। एरिया लोकेलिटी में आपको आ जाता है, मैं मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं जी ये क्लिफ्टन है, ये ब्लू एरिया है, ये गार्डन टाउन है, कोई सा भी आपका एरिया है जो वो आप मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ ये एरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी पे आने के लिए कुछ लोग यहाँ पे माशाल्लाह वो ज्यादा अकल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ग्रे वाली चीज होती है, इसके अंदर आप लिख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इस पे लिखने के लिए ये सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब आपने सर्च पे क्लिक किया तो आपके सामने ये चीज खुली। यहाँ पे आपने फिर मेंशन करना है, ठीक है, उस सिटी का नाम। अब मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी समझाने के लिए मैंने लिखा जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में या तो आपको पता होगा इस्लामाबाद रूरल है, इस्लामाबाद अर्बन है, या सिर्फ इस्लामाबाद। आपको समझ नहीं आ रही रूरल में आते हैं अर्बन में आते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ रावलपिंडी। रावलपिंडी में अब ये इतनी जगह हैं, मतलब गुजर खान, कोहटा, कलर सैदा, कोटली सतिया, मरी, पोटोहा, रावल टाउन, सोहावा, टेक्सला, कंटोनमेंट। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा बनता है। मैं नया बंदा हूँ, मुझे वो क्लाइंट भी नहीं बता पा रहा, तो मैं चुप करके रावलपिंडी, सिर्फ रावलपिंडी को सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ ये वाली चीज जब सिलेक्ट कर ली तो आपकी सिटी ऑटो में यहाँ पे लिखी जाएगी। लेट्स से बल्कि लिखी थी यहाँ पे। अच्छा, सिलेक्ट किया, लिखी गई वही वाला, क्योंकि सिटी ही आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो उसने लिख दिया वही डिस्ट्रिक्ट है। ये मैं कहता नहीं नहीं ये नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट और वो आपका अलग अलग हो। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा, अब ये देखें, अब ये मैंने सिटी लिख दी है, ये उसका आगे डिस्ट्रिक्ट लिखा गया, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। देन आपने कैपेसिटी लिखनी है। कैपेसिटी में यानी कि ये जगह जहाँ पे आप अपना एड्रेस बता रहे हैं, ये जगह क्या रेजिडेंशियल है। अच्छा, ये फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इसका कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे आपको नोटिस आएगा। समटाइम नोटिस आ भी सकता है, लेकिन आजकल नोटिस आपके ऑनलाइन सर्व होते हैं। आपके नोटिस ऑनलाइन सर्व होते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि आपको सिर्फ ये फॉर्म की फिलिंग के लिए ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कैपेसिटी में या तो आप जिस जगह का एड्रेस दे रहे हैं या तो ऑनर होंगे या ऑनर नहीं होंगे। अगर ऑनर होंगे तो ऑनर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ऑनर कितने परसेंट में ऑनर हो, इस जगह का हो सकता है मैं 67% ऑनर हूँ, 20% ऑनर हूँ, 10% ऑनर हूँ, 100% ऑनर। जो मेरी ऑनरशिप है अकेला ये जगह मेरे नाम पे ही है तो मैं लिख दूंगा 100% ऑनरशिप। अगर मेरे नाम पे नहीं है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजीज, ऑक्यूपेंट, जो भी है। फिर अगर ये दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करूँ ये वाली, मुझे 1% लिखना, ठीक है। देन ये कैप्चा कोड यहाँ पे मुझे मेंशन करना। अच्छा, आप लोगों में से कोई बंदा सेशन में मौजूद हो और वो अपने आप को एनरोल करवाना चाहता हो तो हम उस बंदे को रजिस्टर कर देते हैं। अभी लगे आते हैं। इज देयर एनीवन? अच्छा जी, चलें जी, हम कहते हैं कि कोई साहब नहीं है जो अपने आप को एनरोल करवाना चाहें, ठीक है। नहीं, ऑलरेडी वाले की तो हम पूछ सर ही रहे हैं हम। जी
सर एनरोल कराने का कोई फायदा नुकसान है? मतलब मेरा तो कोई टैक्स वगैरह नहीं होता है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, दोस्त आपका नाम तो नहीं आ रहा, सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जब आपकी दफा, मोहम्मद इश्तियाक नाम है सर मेरा। त्याग भाई, आपको हर साल रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। हर साल ये टैक्स पे करना मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ अच्छा इनकम ठीक। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और आप कहते हैं ये बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। सर तो अगर आप कहते हैं तो आपको रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। और आप कहते हैं तो हम आपको रजिस्टर है नहीं करते। जी कर। आपके पास अभी मोबाइल नंबर है, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है? इसी मोबाइल से मैं ये यूज कर रहा हूँ आपके साथ, जो कनेक्टेड है मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बस ठीक है, ऐसा करो, ठीक है। जी अजनय साहब, आप इंतजार कीजिए, हम सेलिफ नेम स्पेलिंग करेक्ट करना हो तो। जी, आप मुख्तार साहब पूछते हैं कि सर मेरे नाम में गलती है, तो आप बताएं उसको मैं कैसे कर सकता हूँ करेक्ट। तो आपके पास एक ईमेल है, helpline@fbr.gov.pk। इनको आपने ईमेल करनी है, इनको आपने कहना है, साथ में आपने अपना CNIC अटैच करना है। आपने कहना है कि मेरा CNIC के अकॉर्डिंग ये नेम है, और जो पोर्टल पे आ रहा है वो ये नेम आ रहा है। पोर्टल की आपने फिर स्क्रीनशॉट भी साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। तो फिर वो लोग आपका नाम जो है करेक्ट कर देंगे, ठीक है। फजीलत दिख रहा, आप टाइप वो कर रही हैं, लिख रही हैं, ना लिखिए। अच्छा जी, तो चलें जी, हम आप ऐसा करें कि ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। ये CNIC लिख के भेजें, ठीक है। और चीजें लिख के मैसेज करते जाएं ये चैट में, ठीक है, ताकि एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपके सामने होगा, ठीक है। जी भाई, अगर करना चाहते हो इसलिए तो कह रहे हैं सर। जी लिखवा दें। जी जी। बताइए। अच्छा जी, मेरा ख्याल है इनकी तरफ कोई नेटवर्क का इशू है, जिसकी वजह से आवाज इनकी नहीं आ रही। लिहाजा ये फॉर्म है, इसको आपने सिर्फ टैक्सेशन वो FBR के साथ रजिस्ट्रेशन का वो नहीं सोचना, आपने टैक्स का फॉर्म नहीं सोचना, ठीक है। इसको आपने ये सोचना है, आप लोगों में जितने भी लोग हैं फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट भाग के बनाते हैं, तो आपने ये सोचना है कि मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, बस, ठीक है। आप ये अपना फॉर्म खुद भर लीजिएगा, ठीक है, हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ठीक है। एक कैप्चा कोड आएगा, सारी चीजें आपकी वो आ चले जाएंगी, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। आप ये कर लीजिएगा। ठीक और हो ग्रुप के गया। अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल हूँ, आपको मैं रिस्पॉन्ड करूँ, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। देखें कि हमें ये बताया गया था कि जब आपने ये फाइलिंग करनी है ना, फाइलिंग करनी है, तो उसमें अगर एक पर्सन जो है ना वो नॉन एक्टिव है, ठीक है, या मतलब कह लें कि आज तक उसने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की, ठीक है। ठीक है, या उसने 6-7 साल पहले एक रिटर्न फाइल की थी, अब हमने उसको एक्टिव करना है, तो पहले जो है वो हमें जो गवर्नमेंट का वो चालान वाली फीस है, वो जैसे ही हम लोग पे करेंगे तो वो पर्सन उसी वक्त फाइलर होगा, या साथ में 2022 की रिटर्न भी हमें फाइल करना होगी, ये बताता या हूँ, किसी। तमल तमल, ये मैं चीज बताता हूँ, बस इंतजार कीजिए, ठीक है। डॉक्टर साहब कहते हैं प्लीज गो हैड, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने इसको कैरी कर लिया, इट्स ओके। सर अगर आईडी पासवर्ड याद ना हो तो किसी को, और मोबाइल भी पता ना हो तो पासवर्ड कैसे रिकॉर्ड करें? अब्दुल वारिस साहब, आपको FBR के करीब के किसी भी टैक्स ऑफिस जाना होगा, वहां से आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना, बल्कि अब तो किसी के भी नहीं, उन्होंने खत्म कर दिया, बल्कि आपको रेलिवेंट RTO में जाके अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल चेंज करवाना पड़ेगा, देन रिकवर होगा। या फिर किसी बंदे को आप 2000 रुपया 3000 रुपया दीजिएगा, आपके बैठे बैठे घर में वो आपका अपडेट कर देगा और फॉरवर्ड कर लीजिएगा। प्रधान अगर सर, अगर नेम के अलावा, जी नेम के अलावा भी कोई, अच्छा कौन सी इन्फॉर्मेशन चेंज या अपडेट करनी हो तो ईमेल करनी हो, ये कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होती। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है क्या? जी मैं आपको बताता हूँ, बस अभी सब्र कीजिए। अच्छा, ये जब आपका लॉगिन बन जाता सर है मेरा तो, भी एक क्वेश्चन है। जी अभी बस रुकिए, अभी तोमर रखिए, तोमर रखिए, अभी तोमर रखिए, मुझे बस बोलने दें, एंड पे ओके क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अब आपका लॉगिन बन गया है, तो आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा लॉगिन जो है, मैं पासवर्ड वगैरह भूल चुका हूँ, तो या पहले पुराने कंसल्टेंट के पास था, वो पासवर्ड मुझे नहीं दे रहा, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, बल्कि यहाँ पे साथ न्यू रजिस्ट्रेशन करते हुए जब हमने पूरा फॉर्म फिल किया ना, तो अचानक से एक मैसेज आता है कि भाईजान आपको ई एनरोलमेंट रिक्वायर्ड, वो कहते हैं न्यू रजिस्टर्ड होगा ही नहीं,
वो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पे ई इनरोलमेंट रिक्वायर्ड। जब ई इनरोलमेंट रिक्वायर्ड आ जाए तो आपने फिर ये वाला फॉर्म यूज नहीं करना, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ई इनरोलमेंट पे जाना है। पहले लम्हे में हम जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे हैं, लेकिन कभी कभी हम जब भी फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो ऑप्शन आएगी कि ई इनरोलमेंट, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, हम यहाँ पे आके फिल करेंगे। यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये छोटा सा फॉर्म खुलता है, ठीक है। छोटे से फॉर्म में ये सिर्फ आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है ना, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पासवर्ड वगैरह नहीं याद, ठीक है। हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हमारे पास पासवर्ड था, चला गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपने खुद रजिस्टर्ड किया था तो आपने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दिया होगा, तो यहाँ पे आप फॉरगेट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जब आप फॉरगेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी, जो स्क्रीन ये वाली है। ये फॉरगेट की स्क्रीन आ गई, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे आपने अपना CNSC नंबर लिखना है, अपना ईमेल नंबर लिखना है, आपकी सिम जो है किस वो है नेटवर्क की वो लिखना है, ठीक है। लेट्स से कि आपका वो जोंग है, जो भी मोबिलिंग है। उसके बाद आपने अपना सेल नंबर लिखना है, आपने कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पे वो कहेगा आपके मोबाइल पे भी कोड भेजा है, ईमेल पे भेजा है, वो मुझे बताओ। यहाँ पे नीचे 2 बॉक्स नए आएंगे और अपना नया पासवर्ड डाल दो, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाईजान हमें क्या पता है कि हमारा मोबाइल नंबर एंड ईमेल FBR के पास कौन सा है। तो भाई इसके लिए ये तरीका है कि आप लोग यहाँ पे FBR की वेबसाइट पे जाइए। ये FBR की मेन वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ये वाली एक चीज लिखी हुई है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। अगर आप इस स्क्रीन पे जाएंगे, भाई क्वेश्चन अपने पास विदाउट कर लें, सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा सेशन के एंड पे। अभी क्योंकि हमने इसको 6 घंटे में सेशन को एंड करना है, 4 क्लासेस में, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड हूँ। अच्छा, यहाँ पे जाके आपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाना, ठीक है। जब आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने अपना CNSC पैसा पहले कहना है, पैरामीटर क्या है CNSC। यहाँ पे आप अपना CNSC नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह से ये स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे ये 2 चीजें आपके सामने आ रही हैं, एक नंबर, एक ईमेल आईडी। अब आप खुद हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा कौन से वाला ईमेल है, और सेल नंबर है तो कौन से वाला मोबाइल नंबर। लेकिन आपका क्लाइंट है तो अपने क्लाइंट को बोलिए कि सर हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो स्टार्ट यहाँ से होता है, उसके मिड में ये वाली चीज आती है, लास्ट में ये वाली चीज आती है, ठीक है। आप क्लाइंट को बता दीजिए, उसको कह दीजिए कि सर इस मोबाइल नंबर पे मैं जब फॉरवर्ड करूंगा तो आपको कोड आएगा, इस ईमेल पे आपको ईमेल आएगा। तो आपने दोनों ट्रेस आउट कर लिए, क्लाइंट से पूछ के ये यहाँ पे लिखने हैं, ये इस तरह से फॉरवर्ड हो जाएगा। आप बखूबी कोई भी बंदा कर सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बशर्ते कि आपके पास ये ईमेल मोबाइल की एक्सेस हो। आप कहते हैं इसकी एक्सेस नहीं है, तो भाईजान इसका तरीका यही है, 2 तरीके हैं। एक FBR के पास जाके ये मोबाइल नंबर ईमेल चेंज करवा लो, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि बंदे किसी को 2000 रुपया 3000 रुपया, आजकल वो थोड़ा रेट बढ़ गया है, तो वो आपको घर बैठे बैठाइए आपका मोबाइल एंड ईमेल FBR की डेटाबेस में अपडेट कर देगा। तो अपडेट होने के बाद आप खुद इसको कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है, फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड करने के बाद फिर आपका लॉगिन बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये तो हमने इंडिविजुअल की बात की कि इंडिविजुअल में हमने कहा रजिस्टर करना, उसके बाद हमने कहा उसको फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। फॉरवर्ड करते हुए मोबाइल ईमेल आईडी पता करनी होगी, वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली। और आपके नाम के स्पेलिंग को गलती वगैरह तो वो भी आपको करेक्ट कर सकते हैं, फादर नेम में गलती है तो वो भी करेक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, मेल फीमेल भी करेक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। ये जो लिखा करेक्शन आप इस चीज की करवा सकते हो, नेम की करवा सकते हो अपनी करेक्शन, ये यहाँ पे मेल फीमेल की हो सकती है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप कहो कि उनको मेरा मोबाइल ईमेल अपडेट कर दो, वो नहीं चेंज। अच्छा है। अच्छा, अब एक और चीज बता दूं कंपनियों के लिए, ये जो कंपनियां होती हैं इनकी रजिस्ट्रेशन आजकल जो ही आप FBR के साथ रजिस्टर करवाते हो कंपनी को, तो आपकी कंपनी को ऑटो में, ठीक है, मिल जाता है NTN, ठीक है। हमें NTN लेना नहीं पड़ता। FBR का और SCCP का आपस में एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग
जो ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है साथ में उसका बाय डिफॉल्ट में एनटीएन अलॉट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि सर समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी का एनटीएन नहीं बनता, तो देन क्या होगा, ठीक है। तो देन हमारे पास, मैं आपको एक लिंक भी भेज देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं भिजवा दूंगा। तो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर ही इन्होंने ये कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, आप लोग चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ, अच्छा नॉन रेजिडेंट कंपनी आ गई, नॉट, अच्छा ये देख लें। अच्छा ये कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिनको मैं कंपनी ही बोल रहा हूँ लेकिन इनका एनटीएन जो है, आप 3-4 किस्म की चीजें हैं जिनको आप रजिस्टर करवा सकते हो, एक कंपनी को, एक पार्टनरशिप को। वैसे आजकल पार्टनरशिप का भी एनरोल हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सपोज कर लें कि कंपनी या एओपी का आपके पास एनटीएन नहीं है, आपने लेना है, तो आपकी ये हेडिंग है कि प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा कंपनी का या एओपी का, वो ये इंफॉर्मेशन जो, ये इंफॉर्मेशन एफबीआर को प्रोवाइड करेगा और हम अपनी कंपनी को या एओपी को रजिस्टर करवा लेंगे कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का बिजनेस एड्रेस क्या है, बिजनेस नेम क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, फोन नंबर क्या है, कंपनी की डिटेल दी जा रही है, ईमेल क्या है, सेल नंबर क्या है प्रिंसिपल ऑफिसर का, ठीक है, या चीफ एग्जीक्यूटिव का, प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, एड्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, अगर वो उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है वो क्या है, कंपनी किस तरह की है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या चीज है, ठीक है, कब से ये रजिस्टर्ड हुई हुई है, इनकॉर्पोरेशन का नंबर क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है, और डीड, पार्टनरशिप हुई तो पार्टनरशिप डीड देंगे, अगर ट्रस्ट हुआ तो ट्रस्ट डीड देंगे। यानी कि ये चीजें होंगी जो हम बता रहे होंगे एससीसीपी को, एफबीआर को, कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके साथ रजिस्ट्रेशन, एफबीआर के साथ। तो यानी कि इंडिविजुअल का भी हमने डिस्कस किया, इंडिविजुअल का आपके साथ फॉर्म खोल दिया, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल का लिखा हुआ है, देख लें, एक्टिव ईमेल, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, इस तरह की कंपनी के केस में। तो हम इन दोनों चीजों को देख लेते हैं कि ये रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद हम दोबारा, अब कह लीजिए पोर्टल पे आते हैं। ये पोर्टल में अगर हम जाएं तो पहले पोर्टल हमारा पुराना था, आप लोग जानते हैं, अभी ये पोर्टल एक नया पोर्टल बना है, ठीक है। और इस पोर्टल का आप लोग को मेरे से ज्यादा इल्म होगा कि अभी इसके अंदर, पोर्टल के अंदर कुछ गलतियां भी हैं, कुछ करेक्शंस होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी ये फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ, इसके बैक एंड पे वर्किंग जारी है, ठीक है। तो जब हम पोर्टल को रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने आप को, तो ये इंटरफेस होता है, ये एक डैशबोर्ड होता है जो हमारे सामने ओपन हो जाता है, ठीक है जी। कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही, बस एक बंदे कंफर्म कर देगा, आवाज एक बंदे को भी आ रही, इसका मतलब बाकियों को भी आ रही होगी। सर आ रही है आवाज, ठीक आ रही है। ठीक है जी। ये कुछ लोग मोबाइल फोन पे ज्वाइन कर लेते हैं और वो फिर वो ये नहीं करते, अपना ज्वाइन ऑडियो नहीं करते। अच्छा खैर, तो ये अगर इस इंटरफेस पे आए, इस डैशबोर्ड पे आए, तो आप एक चीज देख लीजिए कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन का टैब है, ठीक है, एक ये डिक्लेरेशन का टैब है, एक एसेट डिक्लेरेशन का, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, अपील, रिफंड, ये सारी चीजें हमने शायद डिस्कस नहीं करनी, वो इसलिए डिस्कस नहीं करनी, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो हमारा सेशन तो सिर्फ रिटर्न की हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता है कि ये फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करके हम रिटर्न को फाइल करते हैं, लेकिन रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से हैं उसने यहाँ पे खुद ही लिख दिया है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। कोई बंदा आपसे पूछता है कि मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताएं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, यहाँ से उसको बता दीजिए, उसको कह दीजिए कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लीजिए 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। हम कहें किस 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का, मैं कहूँगा अगर 30 जून 2022 में आ रहा है, 23 में आ रहा है, तो भाई जान ये 1 जुलाई 2022 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चीज को इंश्योर करना है कि किस साल का है। गवर्नमेंट का माली साल आप लोग जानते हैं 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे एंड हो जाता है। लॉ के मुताबिक, लॉ को मैं रेफर नहीं कर रहा, अगर 30 जून अभी 2023 था तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1/7/2022 को। तो इस माली साल को कोई पूछे कि ये 2023 है या 2022 है, और कुछ लोग इसको 22-23 भी बोलते हैं, तो भाई आप 22-23 बोलना चाहते हैं बोल लें, लेकिन कानून की नज़र में ये टैक्स ईयर 2023 है, ये 22-23 नहीं है, ठीक है। एक तो चीज हमें टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, नंबर 2 पे मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लेकिन एक बात याद रख लें, मुझे बैंक स्टेटमेंट में से क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है रिटर्न में लिखने के लिए, ठीक है।
तो लेकिन इन्होंने लिख दिया कि पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट हमें दो, ठीक है, ये अटैच करवा दो, तो बाय लॉ ये यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए पूरे साल के। अगर हम लगा देंगे तो कभी भी वो आपके बैंक स्टेटमेंट की एक एक चीज को वो असेस कर सकता है, लिहाजा हम अवॉइड ही करते हैं कि पूरी रिटर्न उनके साथ वो पूरी स्टेटमेंट ना ही शेयर करिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना, आपके पास पर्सनल एसेट्स कितने हैं, और उसमें से वो एसेट लाजमी नहीं है कि आपने मौजूदा ईयर में खरीदे हों, कुछ एसेट्स पिछले से पिछले साल से आ रहे होंगे, पिछले साल से कुछ इस साल खरीदे होंगे। साल के एंड के ऊपर आपके पास टोटल कितने असासाजात हैं वो वाले, ठीक है, आप एक लिस्ट अपनी बना लेंगे। अच्छा, एक चीज अभी अनाउंस कर दूं कि आप लोगों में से अगर कोई बंदा अपनी जाती रिटर्न चाहता है तो हम क्लास में उस बंदे की रिटर्न ओपन कर देंगे, सब्जेक्ट टू कि उस बंदे के पास रिटर्न का मुकम्मल डाटा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास पोर्टल का लॉगिन भी हो, और वो क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करे, पहले वो अपना लॉगिन करके चेक कर ले, अगर लॉगिन हो रहा है तो हम उसकी रिटर्न उस बंदे को भी समझा देंगे और बाकी रिटर्न लोगों को भी समझा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने कहीं से आपने लोन ले रखा है, ठीक है, वो जो लोन की अमाउंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। यूटिलिटी बिल्स आपके, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स में आपको पता है आपके बिजली का, आपके गैस का, आपके टेलीफोन के बिल वगैरह आते हैं, ठीक है, वो भी बिल्स भी आपके पास होने चाहिए पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद आपके पास टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनीज बैंक थर्ड पार्टी इन द केस ऑफ टैक्स डिडक्शन मेड। अच्छा, ऊपर वाली एक चीज याद रख लें, ये वाला जो टैक्स कटा हुआ था, ये जो नंबर 1 पे था, ये वाला मेजान जो टैक्स कटा हुआ था, ये वाला आपका कटा हुआ था जो आपके एम्प्लॉयर ने काटा था, जहाँ पे हम नौकरी करते थे, ये फिर सैलरी वाले बंदे के लिए, ठीक है। ये वाला सर्टिफिकेट ये सैलरी वाले बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। आप अगर कहीं काम करते हैं, आप मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के वकील हैं, तो उस कंपनी का सर्विस देते हैं, तो आप एम्प्लॉय नहीं है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो वो कंपनी आपको पेमेंट करते हुए टैक्स काटती है, ठीक है। अगर वो टैक्स काटती है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स इनवॉइसेस ये उस केस में होगा, आप अगर बिजनेसमैन है तो उस केस में सेल इनवॉइसेस वगैरह होंगी, तो साल के हमने सेल्स को लिखा होता है, ये बिजनेस पर्सन की बात होगी। फिर आपके बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस होंगे उसकी पूछा जा रहा है। फिर ये बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट का पूछा जा रहा है, पर्सनल स्टेटमेंट आपके ऊपर उसने पूछ ली थी। फिर बिजनेस एसेट्स कौन से हैं, फिर पर्सनल एसेट्स, ये बल्कि पर्सनल एसेट्स को उसने यहाँ भी लिख दिया था, तो यहाँ पे उसको नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पे बिजनेस एसेट्स होना चाहिए था। ये ठीक हो जाएगा इन द मीन वाइल। यूटिलिटी बिल्स, ये बिजनेस की यूटिलिटी बिल्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें आपकी रिटर्न की सबमिशन के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। अगर हम रिटर्न की तरफ जाएं, हम कहते हैं जी हमारे पास एक सैलरीड पर्सन है, उसकी हम रिटर्न सबमिट करनी है, ठीक है जी। रहमान साहब, आप नील तो खुद फाइल कर लीजिएगा, नील तो मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। अच्छे सर, कंपनी ये कि लोगों ने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू रिटर्न फाइल करनी है। जी जी, मैं अभी उस पर आने लगा हूँ, ब्रांड न्यू पे आने लगा हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, आप वैसे क्वेश्चन अपना पूछें। जी, अगर ब्रांड न्यू रिटर्न फाइल करनी है तो वो फिर हम लोग उनके जो एसेट्स हाजिर मौजूद हैं हाँ हाँ। वो हम लोग मतलब जब उसके अंदर ऐड करेंगे जो डिटेल जो ये पोर्टल के अंदर मैं सुन रहा जो हूँ। जो 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 114 स्टेटमेंट है उसके अंदर जब फाइल करेंगे तो जस्ट हम लोग उसके अंदर वैल्यूज उसकी मेंशन कर देंगे। हाँ जी, वैल्यूज मेंशन कर देंगे, बिल्कुल। चलें, आप जरा ना इसको बिल्कुल हमें ना आप दो सिनेरियो में ये बताइए। एक मतलब वो क्लाइंट जो कि जिसने आज तक रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, और मतलब थोड़ा सा क्योंकि रिटर्न चल रही है तो मेरा ख्याल है कि डिस्कशन हो जाए। और दूसरा जो है ना वो हमें ये बताइए कि एक ऐसा पर्सन जिसकी रिटर्न ऑलरेडी नील फाइल हुई है, ठीक है, नील भी अगर मतलब नील फाइल हुई है तो डेफिनेटली वो फिर आगे जब आएगा तो वो न्यू वाला ही डेटा मतलब न्यू में वो कवर हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसने आज से कुछ 5-6 साल पहले अपनी रिटर्न फाइल की थी और उसके बाद उसकी ब्रेक लगी, वो इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिव होने के बाद अब वो हमारे पास आ जाता है कि जी मुझे फाइलर करें या मुझे एक्टिव करें। तो बस म्यूट कीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, अब देखिए, हम रिटर्न सबमिशन की तरफ जब आए हैं, अब हमारे पास रिटर्न फाइलिंग की जब बात आती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है, जो हमारे पास क्लाइंट आया है ना, ठीक है, तो वो क्लाइंट, एक तो ऐसा क्लाइंट आएगा जो
फर्स्ट रिटर्न हम उसकी फाइल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वो बंदा आएगा जो पहले भी रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, और अब भी रिटर्न फाइल करने आ रहा है, मतलब ये कह लें कि रनिंग उसकी रिटर्न होगी, ठीक है। रनिंग रिटर्न से मुराद ये है कि मैं ये ले रहा हूँ कि वो रिटर्न पहले भी फाइल करता है, वो अब भी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। जो बंदा फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करता है, तो एक चीज तो नोट फरमा दें, जो अभी मार्केट के अंदर जुल्म किया जा रहा है वो ये है कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है और वो बोलता है अच्छा जी, अगर आपके पास कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि भाईजान ऐसा है कि मुझे रिटर्न फाइल करवानी है, हम उसको पूछते हैं कि भाईजान रिटर्न क्यों करवानी है अपना सबमिट। वो बोलता है सर देखें, अगर मैं रिटर्न फाइल करवा लूंगा, अब एक तो बात याद रख लें, रिटर्न फाइल करने से पहले रिटर्न फाइलिंग एक ओल्ड कंसेप्ट होता था, ओल्ड कंसेप्ट विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वो क्या था, हम कहते होते थे वर्ड फाइलर एंड नॉन फाइलर, ठीक है। अब ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह पे दिस कंसेप्ट इज रिप्लेस्ड विद, किसके साथ रिप्लेस हो गया, ये कंसेप्ट आपका रिप्लेस हो गया है एक्टिव वर्सेस नॉन एक्टिव इन एटीएल। एटीएल के अंदर एक्टिव वर्सेस नॉन एक्टिव का कंसेप्ट है। अब एटीएल क्या है जिसके अंदर हम एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है फर्स्ट रिटर्न वाले बंदे के लिए। अगर मैंने आपको कहा फर्स्ट कंसेप्ट और रिटर्न वाला बंदा आया, तो हमें पता होना चाहिए कि इस बंदे की रिटर्न किस साल की करूं, क्योंकि ये बंदा कहता है सर मुझे एक्टिव होना है एटीएल में। क्यों एक्टिव होना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बाय अ प्लॉट, ठीक है। अगर मैं अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाऊंगा तो सर मुझे 10.5% टैक्स देना है, ठीक है। अगर मैं करवा लूंगा तो सर मुझे इतना ये 3% टैक्स देना है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि यार ठीक है आप करवा लो। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, इफ पीपल आस्क व्हाट आर द बेनिफिट फॉर इंटरनल, जी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि भाई किस साल की रिटर्न फाइल की जाए कि आप लोग उस बंदे को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकें। इनएक्टिव तो हम नहीं कर सकते, एक्टिव कर सकें, ठीक है। तो एक्टिव कर सके तो हम ये देखते हैं, एक बात याद रख लें कि व्हाट इज एटीएल। हम एटीएल का कंसेप्ट पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एटीएल? एक्ट एटीएल it stands for active taxpayers list, यानी कि इसके अंदर उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों के रिटर्न वो समझ लें कि वो फाइल कर रहे हैं। उन लोगों का नाम इस लिस्ट के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर होगा जो टाइमली अपने रिटर्न फाइल करते आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या अगर मैं टाइमली रिटर्न ना भी फाइल करूं तो क्या मेरा नाम इसके अंदर होगा। लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि दिस, बल्कि इट कंटेन्स द नेम ऑफ दोज पर्सन्स हु फाइल्स देयर रिटर्न ऑन टाइम। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, जिसको हम ड्यू डेट भी बोल रहे हैं। व्हाट इज टाइमिंग ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो भाईजान एक चीज याद रख लें कि सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग जो आपकी ड्यू डेट है वो इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर, मतलब एक साल की जो रिटर्न होती है, लेट्स सपोज अभी 30 जून खत्म हुआ है, तो उसकी 30 जून अगर 2023 है तो जो 30 सितंबर 2023 आएगा वो बाय लॉ उसकी ड्यू डेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर एफबीआर इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड कर देता है, और नॉर्मली ये टाइम एक्सटेंड हर साल ही किया जाता है, ठीक है। हम अगली बात ये करते हैं कि अगर एक बंदा टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करता, मींस इफ अ पर्सन डज नॉट फॉलो द टाइम लाइन्स गिवन in section
118, यानी कि वो 30 सितंबर को फॉलो नहीं करता, या फिर वो एक्सटेंडेड टाइम को, हम अभी एक्सटेंशन को भूल जाते हैं एक दफा के लिए, हम कहते हैं कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो लॉ में लिखा हुआ है और एक्सटेंशन होती नहीं है, यानी कि कानून कह रहा है कि 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करो और आपने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, एज पर सेक्शन 182A पेनल्टी पे करनी है, पे द पेनल्टी एंड गेट योर नेम इन द ATL। आसान अल्फाज में ATL के अंदर नाम डलवाने का मतलब ही फाइलर होना, ठीक है, हालांकि फाइलर का कंसेप्ट नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो हम इस लिस्ट में अपना नेम डलवा रहे होंगे किसी के अंदर, ATL के अंदर। ATL एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, इसके अंदर उन लोगों के नाम होंगे जो टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं, अगर टाइम पे नहीं फाइल करते तो पेनल्टी पे कर देते हैं, तो इस लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है। अच्छा, अगली एक और बात याद फरमा लें, वो ये है, जब अभी ये जहाँ यहाँ पे वेट करो, एक्सक्यूज जहाँ पे अभी वेट करें, वेट करें। जी सर। अच्छा जी, अब इसके अंदर वो अगर पेनल्टी पे कर देंगे तो नाम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है, लेट्स से, और ये मैं वैसे एग्जांपल के तौर पर, लेट्स से फॉर द टैक्स ईयर 2023 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 30 सितंबर 2023, ठीक है, जो आपका रिटर्न है वो सबमिट हो जाना चाहिए टैक्स ईयर 2023 का 30 सितंबर 2023 तक। 30 सितंबर लास्ट डेट नहीं होती, उस तक, मतलब उस दिन नहीं सबमिट करना होना होता, उस दिन तक हो जाना चाहिए, यानी कि वो लास्ट डेट है लेकिन वो दिन नहीं है जिस दिन करनी है, उस दिन तक। जैसे बिजली का आपका बिल होता है, उसमें लिखा होता है फलां लास्ट डेट है, तो इस तरह रिटर्न जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, ठीक है। अब अगर 30 सितंबर है तो इसका एक ATL जो बनेगा, ये फॉर द टैक्स ईयर 2023 जो ATL आएगा फॉर 2023, ATL shall be released on 1 मार्च 2024 फॉर हाँ ठीक है। अच्छा जी, जो 2023 का टैक्स ईयर है इसका ATL आपके 1 मार्च 2024 पे रिलीज होगा। तो एक चीज आप नोट कर लें, जिसको अभी मैं पॉइंट को लिखने लगा हूं, इसी चीज को नीचे, द ATL फॉर अ टैक्स ईयर is published in the following year on 1 मार्च, यानी कि एक साल का ATL अगले साल में वो पब्लिश होगा, रिलीज होगा, गवर्नमेंट रिलीज करती है, पब्लिश करती है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एक लिस्ट बना के पब्लिश कर देती है। और आप वेबसाइट पे भी, गूगल पे भी जाकर सर्च करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ, आप गूगल पे आते हैं, आप सर्च करते हैं ATL, ठीक है, यहाँ पे हम जब जाते हैं, ठीक है, एक्टिव टैक्स लिस्ट पे जाते हैं, भाई म्यूट रखें अपने आप को, अच्छा जी, अच्छा ये पड़ा हुआ है, ये आपका चेक एक्टिव टैक्स पे स्टेटस, ये ATL पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने ये ATL डाउनलोड होने के लिए आपका ये खुल जाता है, ठीक है। ये एक्सेल की एक वर्कबुक है, जिसको अगर मैं क्लिक करके डाउनलोड भी करूं तो ये आप देख लें, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ये 191 MB का है, आपको पता है एक्सेल की फाइल में 191 MB का क्या मतलब है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों ने अपने रिटर्न वगैरह सबमिट की हुई हैं, तो उन सब लोग के नाम इसमें हैं। अभी मैंने ATL से आपको फर्स्ट रिटर्न पे लेके जाना है ताकि आपको थोड़ा समझ आए। इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, सर ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं? जी जी, वो दूसरा तरीका बताता हूँ, अभी मैं पूरा ATL आपको दिखा जी रहा जी। हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ, वैसे मैं प्रोसीजर आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने इसको खोला, ठीक है,
तो भाईजान ये ATL जब ओपन हुआ तो ये देखिए अच्छी खासी हैवी फाइल है, 191 MB की। सिस्टम को इसने स्टार्ट कर दिया, अच्छा है, साथ ओपन हो जाती है। दूसरा तरीका ये कि अगर किसी एक बंदे को चेक करना हो कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। फारूक भाई अब आपको क्या हो गया? अच्छा, इन द मीनवाइल ओपन हो जाता है तो आपको दिखाता हूँ। वो फाइल एक दफा स्टक हो गई है। लेट मी ट्राई अगेन। रेजिग्नेशन, अच्छा है। चलिए हम चलते हैं, एक दफा ओपन हो जाता है तो आपको दिखा देता हूँ, तो कि उसके अंदर सारे लोगों के नाम होंगे। अच्छा, लो जी ओपन हो गया, रीड ऑनली, शेयर करने दीजिए आपके साथ। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, इसको ATL में किसी बंदे को चेक करने का, उसका नाम ATL में है कि नहीं है। वही वाला तरीका जैसे हमने पहले कहा था कि आप ये करें कि यहाँ पे आए fbr.gov. लिखे, वो साथ अभी भी ओपन हो रहा है तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे क्लिक करें, किसी बंदे को चेक करना हो कि वो ATL में है कि नहीं है उसका नाम। ये एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट यहाँ पे चेक करते होते हैं, ये आ रहा है, ठीक है। कभी मैं बोलूँ कि भाई देना आप एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट में चेक कर लें, तो सिर्फ एक बंदे को चेक करना हो तो ये नहीं है कि पूरा ATL डाउनलोड करें। अभी तो मैंने पूरा ATL डाउनलोड किया है, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे सिस्टम पे ओपन नहीं हो रहा। आपने उस बंदे को इंडिविजुअली चेक करना है। इंडिविजुअली चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, जब क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आपने जाना है CNSE पे क्लिक करना है, ठीक है। CNSE पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे CNSE नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने ये डेट लिखनी है कि किस दिन चेक करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेट लिखी आज की, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया 5CZ8M, ठीक है। जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये देख लें कि ये आपके सामने आ गया जी एक्टिव स्टेटस, ठीक है। ये एक्टिव स्टेटस, ठीक है। इसके साथ डेट भी मेंशन होती है, इसकी वजह बताता हूँ। बेसिकली हो सकता है कल मैंने रिटर्न फाइल ना की हो, आज फाइल करके साथ ATL पे कर दिया, तो आज मेरा नाम ATL के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने इंश्योर करनी है, आपको पता होनी चाहिए कि ये फिर इसलिए डेट वाइज सर्च किया आता है, ठीक है। ये डेट वाइज होता है कि फलां डेट को आपका नाम ATL में है और फलां डेट को आपका नाम ATL में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए उसने स्टार्ट कर दिया था मेरा सिस्टम, ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये ATL फिर 1 साल का दूसरे साल में रिलीज हुआ, ये वाली बात भी आपको पता चल चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट जी, मैं इसको एक्सेल को वैसे बंद कर लूँ, टास्क मैनेजर। अच्छा, चलेंगे, ठीक है। ये लें जी, हमने कहा 1 साल का ATL दूसरे साल में रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रिटर्न के केस में मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे सवाल करता रहता हूँ कि 2019 का ATL कब आएगा? टैक्स ईयर 2019। जवाब दीजिए, लिख के बता मार्च दीजिए। 2020 को, 2020 1 में। मार्च 2020 को। क्या बात, 1 मार्च 2020। 20 का 21 में आएगा, 21 का 22 में आएगा, 22 का कब आएगा? 23 में। 1 मार्च 2023 को। 23 में आएगा। अच्छा, अब एक चीज नोट कर लें कि अगर जो ATL होता है ना, हमें किसी चीज से कंसर्न नहीं है। हमने किसी बंदे को फाइलर नॉन फाइलर करना, जो हम एक्टिव इनएक्टिव कह रहे हैं, ठीक है, वो करना, तो हम देखते हैं कि अभी ATL कौन सा चल रहा है। कैसे देखेंगे? मैंने आपको कहा कि हम देखेंगे, अच्छा अगर आज हम खड़े हो 1 मार्च, आज अगर हो गई है 4 अगस्त हो गई है, तो आज मार्केट में ATL कौन सा चल रहा है? कौन सा ATL है? 2022 सर, 2022। 2022। जो सा ATL होगा हमने उस साल की रिटर्न फाइल करनी होगी। उस साल की अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा नाम ATL में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आज 2022 की रिटर्न सबमिट करूं तो मुझे ये बताएं, क्या मैं ड्यू डेट पर रिटर्न सबमिट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? नहीं कर रहे।
नहीं करा सर। नहीं, नहीं करें। बिकॉज 30 सितंबर के विदिन 30 सितंबर को हम रिटर्न जमा करवा रहे हैं, इसलिए हम शाबाश, ठीक है। पेनल्टी पे नहीं करेंगे। नहीं, अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2022 की तो डेट गुजर चुकी है भाई। 2022 की अगर हम एटीएल की बात कर रहे हैं तो 2022 की तो डेट जो थी वो 15 मार्च की एक्सटेंशन के लिए 15 दिसंबर, वैसे 30 सितंबर थी, तो हम 15 दिसंबर कहेंगे। अब हम लेट फाइलिंग कर रहे हैं, अगर लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक चालान होता है जो सरचार्ज होता है, वो जमा कराना पड़ेगा हमें। जी, ये यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ठीक है। जो लिखा हुआ था ना कि इफ अ पर्सन डज नॉट फॉलो द टाइमलाइंस गिवन इन सेक्शन 118, वही जो डेट थी एज पर सेक्शन 182 ये आपको पेनल्टी पे करनी होती है। मेरी जान वही वाली बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, गलती से एटीएल अभी ओपन हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो कितना लंबे चौड़े, इसमें हर बंदे का नाम, उस बंदे का कौन सा बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। इतनी ज्यादा इसमें ना सारी चीजें होंगी। ये पार्ट 11 तक इसका है। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसका नाम यहाँ पे ना हो, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये अब खोल के कभी देख लेना। ये पूरा एटीएल है, इसमें पूरे पाकिस्तान के किसी भी बंदे का बिजनेस से सर्च कर सकते हो कि ये किस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड, अगर सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, तो उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारी डिटेल्स एक एक चीज यहाँ पे आती है। तो भाई ये जो 182 का इत्तलान दे रहे होते हैं ना, 182A का, तो वही चीज 182A में लिखी हुई है, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि आप लोग मुझे खुद बताएंगे 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, आगे 4 अगस्त 2023, 31 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024। जी, यहाँ पे मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है, कुछ गुजारिशात हैं। मुझे ये बताइए कि आपके पास एक क्लाइंट आ गया, फर्स्ट रिटर्न है, कभी उसकी रिटर्न सबमिट नहीं हुई, 1 जनवरी 2023 है, तो किस साल की उस बंदे को हमने एक्टिव करना है? तो एक्टिव करने के लिए किस साल की रिटर्न हम सबमिट करेंगे? 2022 की सर। 2022 2021 सर, का एटीएल होगा। 2021 की होगी सर। अब 2022 वाले लोगों के लिए कोई इनाम होना चाहिए, कोई बड़ा कप होना चाहिए, पाक फौज की बड़ी तोपों के आगे लगा के एक तोप का बटन दबा देना चाहिए। अभी बता के भाई 1 मार्च अभी नहीं आई, 23 में एटीएल आना है 2022 का, और कब आना है? 1 मार्च 2023 में। अभी 1 मार्च में जान आई नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कौन सी रिटर्न फाइल करोगे? फिर भी 22 की करोगे, और 23 वाले को तो अकेले सर ये पॉइंट जो है ब्रीफली एक्सप्लेन, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ये पॉइंट इतना मुश्किल नहीं है। जो डायरेक्टरी है ना, गवर्नमेंट की डायरेक्टरी, जिसके अंदर नाम होता है कि ये बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है, टाइम पे ये नहीं कर रहा, उसको कहते हैं एटीएल, ठीक है। उस एटीएल को, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी था, शायद आपने ये पॉइंट्स फिर नहीं समझे, ये समझे होते तो आप देख लेती। मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ आ गया, बट 2023 मुझे ये की थोड़ा फाइल सा हो रहा करेंगे। है। नहीं ये अगर समझ आ गया फिर आपका सवाल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 1 जनवरी 2023 पे क्या एटीएल 2022 का आ गया? नहीं आया। वो कब आना है? वो 1 मार्च 2023 को आना है। किस साल का आना है? 2022 का। यानी कि 2022 का एटीएल कब आना है? 1 मार्च 2023 में। क्या 1 जनवरी को आ गया होगा? नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर मार्केट में कौन सा एटीएल है? 2021 का। ये वाली बात किस बंदे को समझ लग गई है? एक्सक्यूज सर, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन आया है, उसको अभी हम उसका एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन किया कि उसकी रिटर्न कौन सी मतलब हम जमा करेंगे, 22 की, डेफिनेटली 22 की होगी, लेकिन फिर एटीएल का ये आ गया कि उसकी तो 22 की तो उसकी डेट खत्म हो गई है ना, अब वो मार्च के बाद ही हम उसकी रिटर्न जमा करवाएंगे। आपको पॉइंट पूरा समझो और दोबारा से, और मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आपको समझ। ये है कि 1 जनवरी की मैंने बात की है कि अगर 1 जनवरी आज डेट हो, लेट्स सपोज इट इज
इट इज टुडे 1 जनवरी 2023, ठीक है। और आज के दिन क्लाइंट्स कम्स टू मी, क्लाइंट्स विजिट माय ऑफिस एंड आस्क मी, सर मुझे एक्टिव कर दें। मैं कहूँगा अच्छा 1 जनवरी 2023 है, तो बाय लॉ इसकी जो डेट है अब वो गुजर चुकी है। मुझे ये नहीं देखना, डेट को भी देखना, मुझे देखना है अच्छा कौन सा ATL है जो चल रहा है। मैं कहूँगा 2000, आई गॉट इट राइट, मैं बोलूंगा, मैं कहूँगा कि जो 2022 है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसका ATL आना है 1 मार्च 2023 में। अभी 1 मार्च तो आई नहीं है, इसका मतलब है कि 2022 का ATL नहीं आया, और ATL नहीं आया तो मैं समझो कि नॉन फाइलर ही रहूंगा। मैं भले वो 2022 की भी रिटर्न फाइल कर दूं, मैं कहूँगा अच्छा 2021 की रिटर्न, अगर 1 जनवरी 2023 में बैठे हुए 21 की रिटर्न जमा कराओ। लेकिन मैं क्योंकि 21 की रिटर्न मैंने टाइम पे नहीं जमा करवाई, तो इसलिए 1000 रुपए की मुझे पेनल्टी भी जमा करवानी है। क्यों? क्योंकि ATL में नाम डलवाने के लिए मुझे 1000 रुपए की पेनल्टी डलवानी है। ये वाली बात सेक्शन 182A में लिखी हुई है, ठीक है। फिर मैं साथ ही मैंने एक नई स्टोरी डाल दी। मैंने कहा यार सपोज करो कि अगर 1 अप्रैल आज होती, क्लाइंट आता, तो फिर कौन सी रिटर्न होती? तो आप लोग बताइए, 1 अप्रैल होता तो कौन सी रिटर्न सबमिट करते? 2022। शाबाश शाबाश, 2022 सर। 2022, ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि 2023 की होनी चाहिए, 24 की होनी चाहिए, 21 की होनी चाहिए, कोई लोग ऐसे मौजूद हैं? सर 2023 तो मतलब अगर कोई पर्सन जो है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, तो उसमें 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, नहीं सर 23 की नहीं होगी। अभी आप बस रहने दीजिए, स्पेशल टैक्स ईयर पे ना जाओ, ठीक है, जी ठीक। ठीक है। बॉस एक सवाल है, कल मैंने रिटर्न फाइल की है, 2022 की ड्यू थी और वो एक्टिव लिस्ट में नहीं था, तो मैंने उसका चालान भी जो है वो बना कर पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो अभी तक एक्टिव लिस्ट में नहीं आया। रिटर्न सबमिट की है तो उसकी साथ रिटर्न सबमिट की है। सर 2022 की रिटर्न उसकी सबमिट की है और 2022 के चालान। आप गौर से देखिए, हो सकता है कि चालान आपने किसी और हेड का बना दिया हो, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी गलत CNH पे बन गया हो, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। लाजमी तौर पर कोई ना कोई मसला होगा, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। वरना तो आधे घंटे के अंदर अंदर ATL में नाम आ जाता है, आधे पौने घंटे के अंदर, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसका NTN पहले बना हुआ है, NTN पहले बना हुआ है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं है, और टैक्स इंक्वायरी के सॉरी ATL के अंदर वो इनएक्टिव है, उसका भी यही और सेम होगा। उसका मतलब वो न्यू वाला, वो ट्रीट न्यू वाला ही होगा? नहीं, न्यू वाला ट्रीट नहीं होगा, वो ट्रीट पुराना ही होगा। ये पुराने नए की बात नहीं है, बात यह है कि नाम को ATL में लाने की। हमने अपना नहीं, नाम नहीं। को उठा के ATL में लाना है। सर आप पहले मतलब जस्ट एक सपोज जिया है, जिया का जो NTN है वो 2016 में बन गया, अच्छा, FBR से 2016 का बन गया। NTN उसे NTN इशू हो गया, लेकिन आज हम लोग उसको ATL में देखते हैं तो वो इनएक्टिव आ रहा है। जब हम लोग उसका ये IRS के ऊपर एक नया यार उसमें पोर्टल बनाते मसला हैं, क्या है, आपको एक सिर्फ 22 की रिटर्न सबमिट करो। आज की डेट 4 अगस्त पे ATL है 2022 का, 2022 की रिटर्न सबमिट कर दो, उसका चालान जमा करा दो, एक्टिव हो तो जाएगा। वो इसका मतलब है ये दोनों काम करने के बाद जाके वो एक्टिव होगा, जी या जी, अगर चलान पे कर देंगे फिर भी इनएक्टिव रहेगा, और अगर 2022 की रिटर्न कर देंगे तो वो फिर भी इनएक्टिव रहेगा? जी, सर थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपके नाज़ साहब जी आया ना। जी जाकल्ला सर। अच्छा सर, मेरा ये जिया भाई के साथ एक मैं क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा था कि जैसे जी इन्होंने जी, फरमाया 2016 से अगर इनकी एक शख्स को इन्होंने फाइलर बनाया लेकिन उसने फाइल को रिटर्न को फाइल नहीं किया, और फिर वो 2022 में हम उसको रिटर्न की फाइल कर रहे हैं, क्या ये 16 से लेकर 22 तक इनकी रिटर्न्स का क्या बनेगा? क्या हम ये फाइल नहीं करेंगे? आपका नाज़ साहब बड़े समझदारी वाला सवाल किया है। ये वाली बात मैंने पहले भी लिखी थी, शायद आपने पहले ध्यान नहीं किया।
आप लेट से ज्वाइन किया हो आप लोगों ने? जी सर, नमाज की वजह से लेट। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अजय अपना हक नवाज, ये वाला पॉइंट लिख लो अपने पास, ये वाला, इसमें जी सर। लिखा हुआ है कि वंस यू गेट निकाह विद द FBR means you got enrollment, ठीक है, तो you have to file return each year। अगर ये आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो you will be having a notice under section 1144, ठीक है, for filing of the return, and if you don't file the return you will have to bear the consequences under section 121, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है, एंड 182 पेनल्टी एंड 191 प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ये आप पे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको असूली तौर पे चाहिए, इनके सवाल की वजह से बेसिकली मेरी लिमिटेशन है, हमारे पास घंटे काम है, तो सीन इस तरह से है कि अगर आपको, मैं इनको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप इस 2022 की डायरेक्ट फाइल करें, मैं इनको ये कहूंगा कि आप पहले 2016 की फाइल करें, 17 की, 18 की, 19 की, जो भी मिसिंग है, 20 की, फिर 21 फिर 22 पे आए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने 22 फाइल कर दिया, पता है क्या मसला होगा, आपको 22 के बाद आपको अभी पिछली भी फाइल करनी पड़ेगी, बाय लॉ पेंडिंग है, और उसमें नोटिस वोटिस हो सकता है निकाला हो और आपने कभी इनबॉक्स ही ना देखा हो, वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर देगा सेक्शन 121 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपने कहीं चलो ठीक है नोटिस नहीं पे आया हो, आपने 21 की 22 की फाइल कर दिया, आपको नोटिस आ गया, भाई पहले अब आप फंस जाओगे दरमियान में, आप फंस पता है कैसे जाओगे, आप कहोगे 16 और 22 इन दोनों के दरमियान में 16 में क्लोजिंग एसेट्स क्या थे, 22 में ओपनिंग क्या थे, आपने अपनी रिटर्न को इस तरह से घुमाना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि 16 का ओपनिंग और 22 का क्लोजिंग, इन दोनों के दरमियान में रहते रहते ये जो 5-6 रिटर्नें दरमियान में बनेगी, ये भरनी पड़ेंगी आपको, और वो थोड़ा सा वो अजीब सा काम हो जाता है, ठीक है सर। अगर फर्स्ट टाइम फाइल करनी है तो बट नोटिस एलिजिबिलिटी वगैरह का इनबॉक्स में नोटिस, हाँ जी, आपको सेक्शन में खा सेक्शन 2 सेक्शन में खा 74 है, मैं देख लेता हूँ, और इसके अलावा रूल 218 है, इनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन भी नोटिस आ गया तो नोटिस ही समझ आता है, ठीक है। अच्छा अब ये आपकी ये वाली डेट्स आप देख लीजिएगा, कौन सी रिटर्न आपने सबमिट करनी है, ATL से हमें देखना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता चलूं, छोटा सा सवाल रिलेटेड ही। नहीं शेख साहब आप नहीं, पहले आतिफ भाई का सवाल होगा क्योंकि उन्होंने एक बड़े डिसेंट तरीके से हैंड रेज किया, तो ही शैल बी एड्रेस्ड फर्स्ट। जी आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आतिफ भाई। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी ये बताया, तो अगर कोई क्लाइंट आता है और हमें ये पता नहीं है कि उसका कब से एनटीएन है, लेकिन उसके पास लॉगिन पासवर्ड है, तो ये हम ठीक है, कैसे चेक करेंगे कि उसने कब इनरोल किया और कब से उसकी मिसिंग चल रही है फाइलिंग रिटर्न्स? रुलाओगे क्या आतिफ भाई, एक मिनट रुक, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो होती है ना, उसमें वो भी लिखा आ रहा होता है, दिखाता हूँ आपको, ये देखा था, यहाँ पे गए, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी, ये टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए, ठीक है, आपके पास मैं मान रहा हूँ पासवर्ड है, पहले तो ठीक है। आपको लॉगिन से ही पता चल जाएगा, दूसरा ये तरीका बिल्कुल आसान, को बंदा कहे ना मैं कब रजिस्टर्ड हुआ था याद नहीं है, CNC जी नंबर जी पकड़ के ना ये बैठ से उसको बता देना, ये आप क्या है 35। अच्छा यहाँ से आप देख लेना मिसिंग क्या आ रहा है, ये लेंगे, सेशन एक्सपायर हो गया, यहाँ पे मेंशन होता है जी जी कि सर, मैं समझ गया। बस यहीं से वो जो स्टेटस चेक करते हैं वहां पे आ रहा होता है, वो मैं वो देखा हुआ है, अब मुझे याद आ कब गया। आपका लिखा हुआ है, ठीक है, अब याद आ गया, जी ये जी। देखो मेरा हाँ जी, बस लिखा हुआ सही था, है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, जहाँ आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, चलें
जी यहाँ पे हम आए। अच्छा, एक चीज जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पहली दफा पता होना चाहिए फर्स्ट रिटर्न के केस में, वो ये है, पहले तो उसको एक्टिव करना है, कौन सी रिटर्न सबमिट करनी है। अगर आज की डेट में मेरे पास कोई बंदा है, आज की डेट में, अच्छा सुहेल खान आपको सारे बस बताता हूँ, बस एक मुझे चंद चीजें बेसिक समझ। आज की डेट में 4 अगस्त को अ पर्सन कम्स टू यू एंड ही सेड कि सर मुझे एक्टिव कर दें, फाइल कर दें, जो भी कह दें, आपने उसको कहना है सर बिल्कुल फाइल कर देता हूँ। आज मुझे ये बताएं कि उस बंदे की कौन सी रिटर्न आप लोग सबमिट करेंगे, किस टैक्स ईयर की, टाइप कर दिया करें सारे लोग जल्दी से। 2022 की। 2022। शाबाश, 2022 की। लेकिन साथ में उसको लगे तो ये भी कह दो कि मोस्ट रिस्पेक्टेड, आई एम गेटिंग यू टू active in the ATL, but to let you know that you will become inactive on 1st April 2024. So I advise you to file return for the tax year 2023 as well. शायद उसको ये बात समझ ना आए, उसको कहें सर आपको 2 रिटर्नें फाइल करनी चाहिए। वो कहेगा क्यों, उसको कहो सर आज आप फाइलर तो बन जाओगे, एक्टिव तो हो जाओगे, लेकिन अगले साल जाके फिर आप इनएक्टिव हो जाएंगे। वो कहेगा फिर क्या हुआ, अगले साल मैं आ जाऊंगा। या सर बात ये नहीं है, फिर आप क्योंकि डेट से निकल चुके होंगे, आपको 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो इस बात को? यस सर, क्लियर है। Sir, the tone of your voice is fluctuating, hence facing problem in clarity. I believe नदीम भाई मेरी तरफ से वॉइस का कोई इशू नहीं है, और आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है जी। सुहेल खान मैंने बताया मेरे मोहतरम, मैंने ये बताया है, मैंने कहा है कि अगर कोई बंदा आज आया, अगर आप सिर्फ 22 की रिटर्न सबमिट कर दो तो वो एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन ये 2022 का ATL, बाकी 22 को भी छोड़ो, 2023 का ATL कब आएगा? मार्च 24 में। शाबाश, मार्च 24 में आएगा, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को, क्योंकि हमने 23 की रिटर्न, वो 23 का आएगा ना 24 में, तो 23 की तो भी हमने रिटर्न ही नहीं सबमिट की, तो फिर हम 24 में जाकर दोबारा रिटर्न सबमिट करें। तो लिहाजा क्योंकि अभी ड्यू डेट चल रही है तो इसके अंदर रिटर्न सबमिट कर दो ताकि जुर्माना ना देना पड़े, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो सॉरी नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपने पूछा, लेकिन उस वक्त डिस्टॉर्शन आ रही थी। मैं जैसे आपने बताया कि अगर मतलब सपोज वो निकाह वाली बात कि जब आप FBR के साथ आपको निकाह हो गया तो आप हर साल रिटर्न बाउंड कर, मुझे ना एक जो है ना वो समझ ले कि भाई हैं तो उनका ना वो 2010 में उनको मिला NTN, उनकी कंपनी की तरफ से जॉब करते थे, ठीक है। मैंने उनको आईडेस के ऊपर वो ऐड नहीं थी, उनको आईडेस के ऊपर न्यू लॉगिन न्यू रजिस्ट्रेशन बना के जब उनका लॉगिन किया तो 2015 से लेकर 2021 तक 6 इनबॉक्स के अंदर नोटिस पड़े हुए हैं। सेक्शन 114 के नोटिस आए हुए हैं आपको, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो सर अब वो नोटिस के अगर हम लोग वो 2015 से रिटर्न को शुरू करेंगे तो वो 1 बाय 1 नोटिस का ऑटो रिप्लाई होगा, या उस नोटिस को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? सबर कर दिया बस, यहाँ पे छुरी थले साल है, ठीक है। ये देखो, ये आ गया, ये देखो लॉगिन करना है आपने, ठीक है। ये इनबॉक्स में आपका नोटिस पड़ा होगा, इनबॉक्स पे क्लिक करना है, ये इस तरह आया होगा, नोटिस टू फाइल रिटर्न फॉर कंप्लीट टैक्स ईयर, ये आपको आया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देख रहे व्यू है, और ये क्या है, रिप्लाई है, रिप्लाई पे क्लिक करना, ठीक है। जब रिप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये देख लो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड और नोटिस, ये यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, नंबर 1 वाले को, ये रिटर्न खुल गई, रिटर्न सबमिट करोगे, नोटिस का जवाब ऑटो में हो गया, ये और ये अभी भी लिखा हुआ आ रहा है, ये देख रहे हो, रिटर्न का जवाब ऑटो में हो गया और नोटिस का। क्लियर है? चलेंगे। अगर रिटर्न करेंगे, रिटर्न का मतलब रिप्लाई कर देंगे उस नोटिस का, तो वो रिटर्न सबमिट हो गया तो रिप्लाई हो जाएगा ऑटो ही? ऑटो नहीं हो जाएगा, रिटर्न आपको फिल करनी पड़ेगी, वो रिटर्न फिल कर देंगे। ओके सर, थैंक यू, हो गया क्लियर। यहाँ पे अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, सैलरी वाला बंदा हो, उसकी रिटर्न हो, ठीक है, कैसे सबमिट करनी है।
हम कहते हैं लेट्स से टैक्स 2023 सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ बताया, अच्छा यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, लॉगिन करने के बाद ये लॉग आउट करके दोबारा दिखा, परेशान ना हो गए। अब मैंने लॉगिन बनाया हुआ है, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। फाइल और रिटर्न पे क्लिक किया, किस साल की रिटर्न करनी है, 23 की करनी है, 23 को यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे कहता है तुम ऑलरेडी ये काम कर रहे हो, तुम्हारी ड्राफ्ट में रिटर्न पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लो। मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लिया, ये रिटर्न हमारे सामने ओपन होगी, ठीक है। ये रिटर्न फाइल फॉर कंप्लीट टैक्स ईयर, ये रिटर्न उसकी है जो होते हैं नॉर्मल बिजनेस इंडिविजुअल। मैं सैलरी इंडिविजुअल हूँ तो मुझे ये रिटर्न नहीं करनी, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ये यहाँ पे ये ड्राफ्ट पे क्लिक करें तो ये रिटर्न यहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। मुझे इस रिटर्न को डिलीट करना है क्योंकि ये दोबारा ओपन नहीं होगी अगर मैं सैलरी के फाइल करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, हाँ ये अब ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लिक करते हो नीचे नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे आउटबॉक्स में नो रिकॉर्ड फाउंड, इनबॉक्स में ये रिकॉर्ड आ रहा है, कंप्लीट टास्क में ये रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर गए, डिक्लेरेशन पे क्लिक करो, ओरिजिनल पे क्लिक करो, इस पे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये आ रहा है नॉर्मल रिटर्न और ये आ रहा है सैलरी रिटर्न, ठीक है। ये सैलरी वाले पे क्लिक कर लो, टैक्स ईयर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ये सैलरी का टैब खत्म हो गया। इस पे देखें डाटा पेमेंट एट्रीब्यूट की थोड़ी चीजें आ रही होती हैं। सबसे पहले बस मैं सिंपल सा बताऊंगा, एक बंदे को 6 लाख सैलरी मिलती है ना, जितनी भी सैलरी मिलती है सैलरी की अमाउंट मेंशन कर दो, ठीक है। अब इसमें जितनी मर्जी आप मुझे जितने सिनेरियो बनाएंगे मैं बना लूंगा, लेकिन भाई मैंने टाइम की लिमिटेशन है, मैं सिर्फ आपको नॉर्मल टर्न तब होती है एनएन जब आपका वो होता है बिजनेस होता है, ठीक है। वरना आपकी सैलरी इनकम अगर 75% ऑफ योर टोटल इनकम से ज्यादा हो, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम, देन यू हैव टू फाइल योर सैलरी रिटर्न। मैं कह रहा हूँ सैलरी वाले बंदे के लिए सैलरी होगी या जिस बंदे की टोटल इनकम का 75% या उससे ज्यादा हिस्सा सैलरी से आता होगा। यहाँ पे ये 109 के सामने सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। सर एक पर्सन है वो सैलरीड पर्सन भी है और वो बिजनेस भी कर रहा है, वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करेगा, वो मतलब सैलरी उसकी मतलब बैंक अकाउंट में टैक्सेबल जो उसका एम्प्लॉयर है उसका टैक्स भी डिडक्ट कर रहा है और साथ में वो अपना नॉर्मल रिटर्न वो नॉर्मल रिटर्न आएगी, वो इसमें नहीं आएगा चाहे वो लॉस में है या प्रॉफिट में है। इसमें भी है जी सर, उसका भी काइंडली ना सैलरी के बाद होगा यार। यहाँ एक मिनट बाकी सब को भी देखना है, ठीक है, बताएंगे, इंतजार करोगे तो। अच्छा सर ये सैलरी की अमाउंट तो बढ़ा दें सर, जी सैलरी की अमाउंट बढ़ा दें सर, 8 या 10 लाख कर दें सर। ये बढ़ा दी और बढ़ानी है। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। अच्छा एक साहब कहते हैं मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन डाले ना, जितना मेडिकल अलाउंस है बेसिक पर सैलरी का 10% एग्जाम्प्ट होता है। मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे मेडिकल अलाउंस मिला है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 1,20,000 रुपए, उसमें से 1 लाख एग्जाम्प्ट है तो मैं ये सेकंड कॉलम में एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिख दूंगा, ये एग्जाम्प्ट का कॉलम है, ठीक है। कैलकुलेटर पे दबा दूंगा, ये देखो 20,000 टैक्सेबल हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पशन जिस चीज को देनी होगी वो सेकंड कॉलम लिखते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पशन वाला आपके लिए था, बाकी लोगों के एग्जाम्पशन वाला नहीं है। समझो कि जो सैलरी की फिगर थी वो मैं लिख दी थी, ठीक है, यही सैलरी थी, लिख ली थी। अब इस सैलरी के ऊपर टैक्स कितना है वो देखना हो तो वो यहाँ पे आपने जाना है, सारे टैक्स के रेट पर शेड्यूल में लिखे हुए, लेकिन अब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे कंप्यूटेशन के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है कि इस पर टैक्स कितना बनता है, 64,516 रुपया बनता है, ठीक है। और इसका कुछ टैक्स विदहेल्ड भी हुआ है, ये विदहेल्ड वाला ऑटो में आ रहा है, ये विदहेल्ड वाला यहाँ पे एडजस्टेबल में आप देख लो, हाँ एडजस्टेबल में ऑटो में से ये उठाया हुआ है, तो पैसे बाहर भेजने पे टैक्स कोई कटा हुआ है, 484 रुपये का टैक्स कटा हुआ है, उसने यहाँ पे ऑटो में लिख दिया, ठीक है। यार इसको लिखना नहीं चाहिए, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी कंप्यूटेशन पे गए, 16 लाख सैलरी, ठीक है, 65,000 इस पे टैक्स चार्ज नॉर्मल टैक्स बनता है, ठीक है। और ये 65,000 का यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ, ये 65,000 का 65,000 मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरी कंपनी ने जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ टैक्स काट लिया हुआ है, मैं इसी अमाउंट को उठा के एडजस्टेबल में जाके इस एडजस्टेबल में यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आके ये जो आपकी सैलरी वाला टैब है यहाँ पे लिख दूंगा टैक्स कलेक्टेड में, यहाँ पे ठीक है, ये लिख दिया,
ठीक है। जब यहाँ पे लिख दिया मैं मान रहा हूँ कि मेरा 65,000 का 65,000 कट गया, ठीक है। अब जब आप कंपटीशन पे जाएंगे, ठीक है, तो ये देख लें आपका विदहोल्डिंग में आके जो टैक्स पेबल में एडमिटेड के सामने यहाँ पे लिखा आ रहा था वो खत्म, ठीक है, वो वाली चीज खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मेरा 65,000 नहीं कटा हुआ, उन्होंने मेरा तो टैक्स काटा था 61,000 रुपये, 61 लिख दो। इससे क्या होगा, तो यहाँ पे जब मैं कंपटीशन में जाऊंगा 4,000 का टैक्स मेरा पेबल आ रहा है, ठीक है, ये देख लें टैक्स पेबल आ रहा है। कहता नहीं नहीं ये तो 66,000 कटा हुआ है। एडजस्टेबल में जाकर जो भी अमाउंट कटी हुई, बात करने का मकसद ये है कि वो यहाँ पे आपने लिख देना है। ओके, यहाँ पे लिख दिया। अब कंपटीशन में जाकर देखिए अभी 1,000 रुपये का रिफंडेबल आना, यानी कि खैर ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी आपका जो टैक्स कम या ज्यादा काटे। हो सकता है कि गलती से ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन टैक्स जितना आपको बनता है कंपनियां उतना ही टैक्स काटेंगी। और ये कोड याद रखा करें, इस कोड के आगे हमने लिखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मैंने कंपटीशन में टैक्स भी अपना लिख दिया, ठीक है, टैक्स भी देख लिया, एडजस्टेबल में उसका लिख भी दिया कि उतने का उतना कटा हुआ है, ठीक है। सैलरी में आके सैलरी लिख दी। अच्छा, बिला वजह अमाई को अनम्यूट ना किया करें और पहले हैंड रेज किया करें, एक प्रोफेशनल तरीका ऑप्ट किया करें, एकदम से आप मतलब कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम वेल्थ स्टेटमेंट पे गए, ठीक है। अब वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाए, इसमें रिकंसिलिएशन में आके आपने 70-31 के आगे उस सैलरी के अमाउंट को पेस्ट कर देना, उसी सैलरी के अमाउंट को इधर पेस्ट कर देना जो मैंने सैलरी के अंदर लिखा था, कैलकुलेट का बटन दबाना, ठीक है। उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर जाके उस बंदे के जितने ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट किस्म के, टेलीफोन, गैस, ट्रैवलिंग, जो भी हैं वो लिख देना है। हो सकता है किसी बंदे के एक्सपेंसेस 5 लाख हो और 2 लाख रुपए उसकी फैमिली सपोर्ट करती हो, 3 लाख फैमिली सपोर्ट करती हो, तो फिर उसकी जितनी फैमिली सपोर्ट करती है, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर मेरे एक्सपेंसेस है, मैं सिर्फ इसी में हाउस होल्ड में डाल रहा हूँ सारे एक्सपेंसेस, मैं कहता हूँ मेरे एक्सपेंसेस 7 लाख हैं, मेरे वाला साहब मुझे 5 लाख देते हैं, मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखते हैं। जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो पोर्टल इंटरनेट सेल वो बना रहा है 2 लाख रुपए। क्यों 2 लाख बना रहा है, कहता है तुम्हारे हैं तो 7 लाख, 5 लाख तुम्हारे वाले साहब दे रहे हैं। जब इधर रिकंसिलिएशन में जाऊंगा, वही वाले जो 2 लाख है यहाँ पे खुद ब खुद लिखे आ रहे हैं, ये मैंने नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज मैंने लिखी थी, सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स, ये सैलरी के अमाउंट। अब ये पोर्टल कह रहा है कि भाई तुमने कमाए हैं 16 लाख, तुमने लगाए हैं 2 लाख रुपए, बाकी 14 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तुम्हारे हाथ से निकल गए, कहाँ गए, 14 लाख नेगेटिव है। कहते हैं यहाँ एसेट्स में आके मुझे बताओ, आप तो कह रहे हैं आपके पास यही एसेट्स हैं, तो ये वाले जो एसेट्स हैं, बाकी जो अमाउंट है वो कहाँ पे गई। अब मैं 30 जून 2023 की क्योंकि रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, 30 जून 2023 पे मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, यहाँ पे वन बाय वन हर चीज को लिखूंगा। बात समझ रहे हो कि मेरे पास ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अब 14,000 से हो सकता है कि मेरे बैंक में 14 का 14,000 पड़ा हो, यहाँ पे मैं बैंक में लिख दूँ जी मेरे पास 14 का 14,000, ठीक है, बल्कि चलो ठीक है 14 लाख, जितने भी मेरे पैसे जहाँ पे पड़े हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट एक तरीका होता है, पहले आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए, और आपकी अपनी टर्न आपको पता होगा कि ये चीजें मेरे पास हैं कि नहीं है। लेकिन अगर फिर भी फर्क आ रहा हो और आपका फर्क बराबर नहीं हो रहा, तो इस डिफरेंस को उठा के कैश के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर कभी ये एडजस्ट ना हो रहा हो, बराबर ना हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा है तो आपने पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव करना है, ठीक है। यानी कि एक चीज अगर अनरिकंसाइल्ड में नेगेटिव आ रही है तो आपके एसेट्स में इंक्रीज होगी, ऐड होगी, अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपके एसेट्स से डिक्रीज होगी, नेगेटिव आपने करना है, उसको नेगेटिव सुना दिए, ऑपोजिट चलना है आपने, ठीक है। सर यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है, मैंने जहाँ भाई पहले भी कहा कि आप हैंड रेज किया सर, सिर्फ एक छोटा सर यहाँ इससे रिलेटेड ही है, जस्ट ये पूछना था कि बाकी लोग का ख्याल क्या करें और हैंड रेज किया करें, ठीक है, क्वेश्चन पूछने पे करार नहीं। जी सॉरी सर, ये है कि जैसे आपने बताया कि फैमिली कंट्रीब्यूशन जो है ना वो ऐड कर दें, आप अपने एक्सपेंसेस पूरे शो करें, लेकिन अगर मतलब हम लोग उतने एक्सपेंसेस भी कम शो कर दें और फैमिली कंट्रीब्यूशन भी शो ना करें, तो रिटर्न के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? रिटर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मसला क्या है, कल को आपके एक्सपेंसेस किस तरह से पता चलेगा कि 2 लाख बंदा एडजस्ट कर लेता है। चलो खैर, जैसे रिटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, सिंपल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अनरिकंसाइल्ड को हमने 0 करना है, ठीक है जी उस्मान साहब।
सर जैसे कि आपने बताया कि सैलरी के अंदर से आपने ना मैजिक अलाउंस जो है ना वो निकालना होता है। अब एक बार की सैलरी अगर ठीक ठाक है उसका मैजिकल अलाउंस निकाल देंगे उस्मान भाई नाराज नहीं होना, आई एम गोइंग टू म्यूट यू। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, बाकी सामान वो वेट कर सकते हैं, या तो माइक या हैंड फ्री वगैरह यूज करें, अदरवाइज इट इज नॉट ऑडिबल के बाकी लोग भी फिर इससे डिस्टर्ब होंगे, या लिख के बता दें, ठीक है। अच्छा जी, ये जीरो करने के लिए तो हम जीरो कर लेंगे, बाकी फिर आप सवाल पूछिएगा, लेकिन इसका जीरो कर लेंगे। अब क्योंकि वहां पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं इस कैश के अंदर उसको पॉजिटिव कर दूं, जो 21,000 समथिंग जो भी अमाउंट आ रही है इसके अंदर मैं अब ऐड करने का मेरा अपना तरीका, मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ऐड कैसे करूंगा, मैं ये वाली फिगर डालूंगा, ये अब चलती हुई एक रिटर्न मैंने की है, ये जो फर्स्ट रिटर्न होगी उससे मतलब एक अहम बात है वो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। लेकिन मेरी चलती फिरती रिटर्न में ये समझो मैं सिंपल ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा अपना तरीका, मैं इसको ऑपोजिट तरीके से करूँ। जी हैंड रेज करने वाले साहबान क्वेश्चन पूछने, मैं बताता हूँ जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे। जी जी सर, आपने एक्सपेंसेस का जिक्र किया, एक्सपेंसेस ये एक साथ सारे इकट्ठे आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जी टॉप पे एन आप पूछिए। चलें जी, सैयद मुनीर हैदर साहब आप पूछिए। अच्छा, इन्होंने आप पेस्ट वाला वो बटन ही खत्म कर दिया, देख के लिखने पड़ेंगे। 541 573। अच्छा जी, ये मैंने चीजें लिखी, बराबर कर दी, ठीक है। अब आप अनरिकंसाइल्ड को देखेंगे तो अनरिकंसाइल्ड में जीरो फिगर आ रही होगी, अनरिकंसाइल्ड के बगैर आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होती, ठीक है। अब आपकी रिटर्न अनरिकंसाइल्ड के बगैर सबमिट नहीं होती। जब सबमिट पे जाएंगे, ठीक है, तो कहता है पहले आप सेव का बटन दबाइए। मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो वो कहता है चेंजेस सेव सक्सेसफुली। फिर सबमिट पे गया, ठीक है, तो कहेगा आप पिन लगाइए। यहाँ पे पिन आपकी होती है, हर बंदे को पिन पता होती है, जब वो रजिस्टर करता है तो उसको पिन आती है। अगर आपको पिन ना पता हो तो आप अपनी पिन को चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी पिन को चेंज भी कर सकते हैं। आपकी पिन चेंज करने के लिए यहाँ पे जाके चेंज पिन पे क्लिक करें, अपनी नई पिन लगा लें। मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, आपने ओके किया, आपकी पिन चेंज होगी। यहाँ पे मैंने अभी अपनी पिन लगानी है 1 2 3 4। जब पिन लगाऊंगा तो सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो अभी मैं रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा, सिर्फ इतना सा प्रोसीजर था, सिंपल सा, ठीक है। तो ये सैलरी में क्या क्या किया है मैं समराइज करूं। सैलरी में मैंने यहाँ पे आके सैलरी पेस्ट की है, फिर मैंने देखा है ये 1009 के आगे, फिर मैंने आके कंप्यूटेशन में आके देखा इस पे टैक्स बन कितना रहा है, ठीक है, कंप्यूटेशन में। अच्छा, ये इतना बन रहा था, यहाँ पे एडमिटेड के सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था 65,000। मैंने कहा ये सारे के सारा कटा हुआ है, एडजस्टेबल में जाके जो कटा हुआ है यहाँ पे इस कोड के आगे लिख दिया। उसके बाद उसी सैलरी को कॉपी किया जो ऊपर मैंने 16,000 लिखी हुई यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आया, रिकंसिलिएशन में आया, 7031 के आगे उस सैलरी को लिख दिया, ठीक है। 7031 के आगे सैलरी को मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 7031 के आगे मैंने उसको लिख दिया। जब उसको मैंने 7031 के आगे लिख दिया है, ठीक है, तो उसके बाद ये देखें एक्सपेंसेस को, यहाँ पे मैं आया, एक्सपेंसेस को मैंने मेंशन किया। मैंने कहा जी मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी फैमिली ने दिया। अगर इतने एक्सपेंसेस फैमिली ना दिए होते तो मैं इसको सिंपल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, खैर अभी मैंने वही लिखे हुए हैं। फिर मैंने उसको कैलकुलेट के बटन पे क्लिक किया था, फिर रिकंसिलिएशन में दोबारा किया था। रिकंसिलिएशन में उसने मुझे कहा जी इतना अनरिकंसाइल्ड आ रहा है। उस अनरिकंसाइल्ड में मैंने कहा कहीं भी आपका एडजस्ट ना हो पा रहा हो तो आप कहाँ पे एडजस्ट कर लेना, कैश के अंदर। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव कर देना, कैश में उतनी अमाउंट अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो नेगेटिव कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अगर हम सैलरी रिटर्न में ऐड करेंगे तो गिफ्ट मनी फ्रॉम पेरेंट्स तो कहाँ ऐड करेंगे जी। ये गिफ्ट मनी जो ऐड होती है वो सैलरी के अंदर ऐड नहीं होती। ये गिफ्ट आ रहा है, ये गिफ्ट आउटफ्लो जो दिए हुए हों और जो गिफ्ट लिए हुए हों वो यहाँ पे 7037 में गिफ्ट लिए हुए, 7091 के अंदर गिफ्ट दिए हुए, ठीक है, वो मेंशन होता है। पिन चेंज करने के लिए यहाँ पे आता, मैंने पिन चेंज कर लिया, चेंज पिन। अच्छा, यहाँ पे बाकी आप लोग को ओपन किया आता है, क्वेश्चन पूछिए आप, जो भी आपके क्वेश्चन।
जी हामिद साहब पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये आपने टोटल एक्सपेंस पे टोटल अमाउंट लिखी है, क्या उसमें हाँ। हम अलग अलग फिल करेंगे? मैं बुरा बच्चा हूँ, आप अच्छे बच्चे हो, तो यहाँ पे 1 बाय 1 लिख लो कि मेडिकल इतना, रेंट इतना, गैस इतना, वाटर इतना, फला इतना, फला इतना। ठीक है, अच्छी तो बात है। टोटल भी लिख सकते हैं सर? हाँ, हम तो टोटल नॉर्मली में ना इधर लिख रहे होते हैं हाउस होल्ड में कंबाइन करके बस। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। जी असद आप पूछिए। सर ये पूछना है कि अगर कोई गिफ्ट ऐड कर रहे हैं हम, या कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कौन सी देंगे इसमें? मार्केट वैल्यू देना। फिर मार्केट वैल्यू। जी राइट सर, थैंक ठीक है, थैंक यू सर। माय सैलरी इज टैक्सेबल विद फैक्ट ऑन वेदर आई फाइल टर्न और आई गेट एनटीएन, व्हाट शुड आई डू? आप आसिम साहब, आपकी सैलरी पे टैक्स लाजमी तौर पर कट रहा होगा अगर आप प्राइवेट एंटिटी में भी हैं या फिर आप गवर्नमेंट में भी हैं। ठीक है, जहाँ भी है, तो आपको रिटर्न ना फाइल करके आप अपनी मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, व्हाइट मनी में नहीं लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी सैलरी को एनटीएन लेना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए, मेरा मशवरा है। अगर हमने सैलरी के साथ रिवॉर्ड एंड बोनस भी मिले हों तो हमने सैलरी में ऐड करके फिगर लिखनी है। सेपरेट, मैंने इसको कंबाइन ही कर लिया, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। मैं सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कंबाइन ही ले लिया। हाउ मच एड इन सैलरी रिटर्न, जितनी आपकी इनकम हो, जितनी आपको सपोर्ट करता है, आप सारे मेंशन कर लें इफ्तिखार साहब, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मार्केट वैल्यू ना दे तो फिर नोटिस आ सकता है। जी ऐसा नहीं, नोटिस आ सकता है, नोटिस तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मौत कभी भी आ सकती है। तो बेहतर ये है कि आप मार्केट वैल्यू पे शो करें, क्योंकि कल को जब कैपिटल गेन वगैरह मालूम किया जाएगा तो जीरो फिगर ना करें। ये एक अलग डिबेट है, हमारा आधा घंटा लग जाएगा, तो मैं इस पर डिस्कशन अभी नहीं करना। ठीक है जी, अब्दुल रऊफ साहब आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर अच्छा, अगर हम जिस तरह आप 2022 की फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो सर मार्केट वैल्यू हमें 2022 के हिसाब से लिखनी चाहिए या आज के हिसाब से? सर 2022। सैयद मुनीर हैदर साहब। सर मैं आप बात बोलना चाह रहा था। जी जी प्लीज प्लीज। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तो आपने मार्केट वैल्यू की बात की अभी, तो ये अगर अगले साल जो है वो चेंज होगी तो क्या होगा? वो फिर नहीं गेन में जाएगा? जितने भी एक दफा लिख दिया, जितने भी एक दफा लिख दिया उसके बाद उसको नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना। ठीक इस है। चीज को नहीं छेड़ना। सर दूसरी बात ये पूछनी थी कि जो आप जो इसमें आउटफ्लो के अंदर जो होते हैं गिफ्ट अदर्स, और इनको थोड़ा एलिबरेट कर देंगे, ये जो सारी चीजें हेड होते हैं अदर आउटफ्लो के अंदर जो नेट इसमें आप करते हैं ना वेल्थ स्टेटमेंट में। अच्छा मैं कर देता हूँ। ठीक, ये आउटफ्लो किए जा रही, जो 200 आ रहा इसकी बात करो। थैंक यू सर। ये पर्सनल एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंसेस ऑटो में आ गया। किसी को आपने कोई गिफ्ट दिया तो वो आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, कितना गिफ्ट दिया। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट बेचा उस पर लॉस हो गया, ठीक है, तो वो वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और आपके पास कोई चीज थी वो आपने किसी अमाउंट पे खरीदी थी और अब भी नुकसान पे बेच दी तो वो आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी कहीं पे भी आपके पैसे चले गए, आउटफ्लो हो गया, निकल गया आपकी जेब से, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सर ये पूछना था, ये अदर्स क्या, इसमें क्या ये अदर्स को यूज नहीं करना। अदर्स में अच्छा नोटिस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं कौन से लोग हैं ये अदर्स का ड्रामा करके अमाउंट लिखी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी। सर अगर सवाल हो रहा है मेरा। जी एक मिनट सर, अगर 6,000 सैलरी उस्मान साहब कहते हैं 10% माइनस होगा, और तो वो तो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। 6 लाख पे भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है मेरे प्यारे भाई, 6 लाख पे भी एग्जेम्प्ट है, चाहे आप वो सेपरेट ना भी करें फिर भी एग्जेम्प्ट है। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू मेजर मेडिकल अलाउंस फॉर डिडक्शन। जी डॉक्टर मुख्तार साहब, आपके जो मेडिकल अलाउंस है, आप अपना सैलरी स्लिप ले लीजिएगा उनसे पूरे साल की, उसके अंदर वो आपको मिला कर दिया होगा कि बेसिक सैलरी पूरे साल कितनी थी, इसमें मेडिकल अलाउंस इतना था, कन्वेंस अलाउंस इतना था। एक आधी स्लिप में अगर कहें तो मैं आपको वैसे किसी की दिखा भी देता हूँ, तो आपकी स्लिप के अंदर भी मेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से देखते हो कि मेडिकल अलाउंस कितना होगा, आपको नहीं पता कि जो आपको अमाउंट मिली है उसके अंदर कितना मेडिकल अलाउंस है, नॉर्मली आपको पता होगा। ठीक है, आप स्लिप देखेंगे वहां से आपको आइडिया होगा कितने कितने। जी अगर अलग अलग लिखना हो तो आपके सामने देखें, आपके पोर्टल पे एक एक चीज मौजूद है। बस हमारा अलमिया यह है कि हम वो वहीं तक स्टक रखते हैं, चीज़ों को हम खोल देखना नहीं चाहते। 1 मिनट दीजिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये वाली चीज़
यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें, पे वेजेस फला चीज, ये अलाउंसेस, ये, और कोई रिइंबर्समेंट हो गया तो यहाँ पे, कोई पर्क्स मिले हैं तो यहाँ पे, कोई आपके टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह आए हैं तो यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर उसने आपके सामने 1 बाय 1 चीजों को दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 इनमें लिख देंगे, परेशानी नहीं लेनी। इसको एक दफा आप पोर्टल को खोलेंगी, देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, बाकी जो हमें लोन वाली बात आपके वेल्थ स्टेटमेंट में होती है, वेल्थ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मैं दिखाऊँ था सर, एक सारा ओवरव्यू दें रिटर्न का, फिर टैक्स की सैलरी कहाँ से। जी मैंने अभी सारा ओवरव्यू ही दिया है सर। सैलरी टैक्सेबल वैल्यू से कम हो तो सर, सैलरी टैक्सेबल अगर लिमिट से कम हो तो फिर भी आप रिटर्न सबमिट करें। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि जो अमाउंट आपकी रिटर्न के अंदर आप डिस्क्लोज नहीं करते, रिटर्न नहीं भरते, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप 2 सेव करते हैं, 2 लाख रुपए, 10 साल के बाद आपका वो 20 लाख बन जाए, तो वो ब्लैक मनी कंसिडर होगी। लायबिलिटीज में लिखेंगे सर अगर मेडिकल अलाउंस ना हो तो क्या 10% अंडरस्टूड हो जाता है? नहीं, अंडरस्टूड नहीं हो जाता, ये कहीं भी बात नहीं। नेक्स्ट क्लास है आता भाई, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को होगी, ठीक है। वो भी आपकी 9 बजे क्लास होगी। सो जस्ट 1 टाइम ये प्रोसेस 1 वो में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं मेंशन नहीं है। सर हाउ वी डील अ केस वेयर अ टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन डाइज, डू वी हैव टू इन्फॉर्म एफबीआर सेपरेटली और डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय द नादरा? नहीं जी, आपको सेक्शन 117 का एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो वाली की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी रजिस्ट्रेशन की। मॉडिफिकेशन में आप उसका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करते हैं और उसमें बताते हैं कि लिक्विडेशन हो गया है, ठीक है। सो इंडिविजुअल के लिए एनटीएन कंपल्सरी होता है? नहीं जी, कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। अगर आप जो कह रहे हैं डेथ के केस में यहाँ पे आते होते हैं पोर्टल में, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन भी हो तो अच्छा लगता है कि यार कोई क्वेश्चन पूछा गया। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप ये आते हैं फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप टैक्स ईयर लिखते होते हैं। टैक्स ईयर लिखा, कंटिन्यू किया, यहाँ पे जाके ये देख लो लिक्विडेशन डेथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डेथ की डेट मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीजें यही हैं, ठीक है। आगे अटैचमेंट में जाके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। अब इसमें बड़ा मसला चल रहा है, हम सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, ये एफबीआर वाले सोए हुए होते हैं, ये लगाते डिलीट ही नहीं करते। अभी एफटीओ में फेडरल टैक्स बैट्समैन में एक केस चल रहा था, उसमें एफटीओ वाले बड़े गुस्सा हुए एफबीआर पे। उन्होंने कहा कि अपना कोई बंदे का बेटे बन के कोई प्रोसीजर बनाओ ताकि अगर कोई डेथ का केस होता है तो उसका एनटीएन जल्दी डिलीट हो सके। सर इफ समवन हैव इनकम फ्रॉम पेंशन शुड वी फाइल द सैलरी रिटर्न? जी सैलरी रिटर्न 12(2) के अकॉर्डिंग, सेक्शन 12(2) के अकॉर्डिंग पेंशन भी आपकी सैलरी का हिस्सा होती है। एंड सर एओपी एंड पार्टनरशिप आर सेम? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एओपी एंड पार्टनरशिप एक टैक्स के जुबान में इसको एओपी बोलते हैं और आपकी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बोलते हैं। सर अगर कैश लो हो वेल्थ स्टेटमेंट में 2023 में प्रॉपर्टी परचेज करने लगे देन गोल्ड में से लेस कर सकते हैं ये अमाउंट? जी फाद साहब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट रिटर्न के बारे में ये चीज हमारी पेंडिंग है, ये मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ आगे। सर व्हाट इफ अ पर्सन इज अ रेगुलर फाइलर एंड माइग्रेट टू अदर कंट्री? ठीक है, रेगुलर फाइलर अगर वो परमानेंट पाकिस्तान को लीव कर जाता है तो सेक्शन 100 आई बिलीव 14 के अंदर मेंशन, आई बिलीव देखना पड़ेगा 14 है या फिर सेक्शन 117 है, शायद 117 है। उससे पूछा जा सकता है कि भाईजान आप वो अपनी फाइनल रिटर्न सबमिट करके पाकिस्तान चला जाए, यानी कि कहे बाय बाय अब मैं वापस नहीं आऊंगा। डॉक्टर साहब पूछते हैं कैन यू एक्सप्लेन हेयर टैक्स एग्जम्पशन फॉर एचसीसी कर दी? डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो देन आपके लिए वो जो सेकंड शेड्यूल की क्लॉज 8 है, सेकंड शेड्यूल उसका डिवीजन 1 उसकी क्लॉज 8 उसके अकॉर्डिंग एचसीसी की जो फैकल्टी होती है उसको उसकी टैक्स लायबिलिटी का 25% टैक्स माफ है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल के लिए एग्जम्पशन हासिल है नहीं है। लेकिन अगर आप वो टीचर हैं, बाकी टीचर हैं, मतलब वो वाले डॉक्टर नहीं हैं जो मेडिकल होते हैं, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, तो देन आपको ये वो हासिल है टैक्स एग्जम्पशन, आपके टोटल टैक्स का 25% माफ हो जाता है। और ये जो आपके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, इसका आपको बेनिफिट देते होते हैं। ठीक है सर, एक बार कंप्लीट प्रोसेस को रिवाइज कर दें आप इफ यू कैन। सर पेंशन सैलरी एग्जेम्प्टेड है जी, पेंशन भी आपकी वो एग्जेम्प्ट है, आपको मैंने बोला है कि आप इसको देखिएगा सेकंड शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। सैलरी पर्सन को किस सैलरी पे नहीं होता, किस रेट पे टैक्स लगता है, और रेट के लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा। सर 20 लाख पैसे मिले तो क्या अमाउंट मेरी जान टैक्स जो आपकी पेंशन होती है, पेंशन इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट।
समथिंग कहते हैं सेक्शन 79, सेक्शन 79 को भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा सेशन नहीं है। जिया कहते हैं सर फॉर अ विडो पर्सन, जी डॉक्टर साहब आपको एग्जाम्पशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको सेक्शन भी दिखाता हूँ जो आप बात बोल रहे हैं। सर फॉर अ विडो पेंशन देन द रिटर्न भी सैलरी होगी एंड इफ अ पेंशन ग्रेटर देन फॉर, जी पेंशन के केस में अमाउंट की बात ही नहीं, पेंशन जब होती है किसी को एक से ज्यादा पेंशन मिलती है तो फिर देन वो चीज होती है, जो बड़ी वाली पेंशन होती है एग्जाम्प्ट होती है, जो छोटी अमाउंट वाली पेंशन होती है टैक्स होती है। सर अगर लास्ट 5 ईयर का टैक्स रिटर्न फाइल करना है बट इन बिटवीन 1 to 2 ईयर अर्निंग नहीं है, अर्निंग नहीं है तो आप जीरो कर दो, जो अर्निंग नहीं है उसको लिखो, ठीक है। सर फॉर टीचर एंड सर जी सर अगर हम पेंशन को सैलरी टर्न में ही फाइल करते हैं तो पेंशन कैसे लिखेंगे? सेकंड कॉलम में अमाउंट को लिखते हैं, फर्स्ट में भी कॉलम को में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में भी आप उसको लिखेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब की फरमाइश पे हम इनको इनकी वो जो लॉ की लाइन है वो दिखाते हैं, पोर्टल पे भी इनको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब पोर्टल के ऊपर ये जो एग्जम्पशन वाली बात है ये यहाँ पे आएगी, पोर्टल पे आपको दिखाऊं पहले नंबर पे, नंबर 2 पे फिर आपको दिखाता हूँ लॉ में। तैयार डॉक्टर साहब डिक्लेरेशन में जाके यहाँ पे जाके टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशन पे जाके यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्टर साहब जाना है आपने टैक्स रिडक्शन पे। जब आप टैक्स रिडक्शन पे जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपके लिए ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपके लिए। अब हम कानून में जाते हैं, अच्छा जी डॉक्टर साहब ये देख लीजिए सेकंड शेड्यूल उसकी पार्ट 3 के अंदर क्लॉज नंबर 2 टैक्स पेबल बाय टीचर और रिसर्चर, इसमें ये वो कहता है टीचर रिसर्चर कौन सा हो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हो, जो HEC का हो या किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का हो, ठीक है, तो उसकी इनकम जो है एग्जेम्प्ट होती है। ये जो पेंशन वाले सामान थे, पेंशन वाले सामान को भी बता दें, जो पेंशन वाले ये लें जी पेंशन वाले सामान, ये आपका सेकंड शेड्यूल उसका पार्ट 1 उसका ये वाला डिवीजन 8 क्लॉज 8 ये बाबर साहब कैसा, अगर किसी की सेविंग अकाउंट टैक्स एग्जाम जोन में नहीं है एंड ही इज रेजिडिंग इन अ टैक्सेबल जोन, वो प्रेफरेबल विथहोल्डिंग पे करेगा इफ ही इज फाइलिंग इन रिटर्न बिकॉज़ बैंक एग्जम्प्टेड है जोन एंड बैंक इज नॉट विथहोल्डिंग 15% फ्रॉम काइंडली सिस्टम। कहता है कि इफ ही इज फाइलिंग रिटर्न बिकॉज़ बैंक तो टैक्स एग्जम्प्टेड जोन में है एंड बैंक इज नॉट विथहोल्डिंग 15% फ्रॉम, ऐसे सर किसी की सेविंग अकाउंट टैक्स एग्जाम जोन। जी आप अनम्यूट कीजिए भाई साहब, ये जो आपने सवाल पूछा है ये मेरे पास चैट ऊपर चली गई है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैयद अपना निशान साहब बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम लिमिटेशन की वजह से शायद मैं जिस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहता हूँ मेरी मजबूरी है कि वो कुछ चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो भी जाती हैं टाइम की लिमिटेशन की वजह से, लेकिन बहुत शुक्रिया। जी जी मैंने काफी टाइम से हैंड रेज किए हुए आप, अच्छा जी सर बिल्कुल बिल्कुल ये आपने सैलरीड पर्सन का भी जो रिटर्निंग आप जी मलिक साहब वो बिल्कुल बिजनेस के सर वो फिर आप अलग नेक्स्ट सेशन में जी मैं करवाऊंगा मेरे दोस्त, मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप रिटर्न कीजिएगा और आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में आप भेजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आप कोई रिटर्न बना लेते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मेरे से रिव्यू करवानी है, तो आप मुझे एक दफ़ा मैसेज कर दीजिएगा। मैं फौरी तो शायद आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह उसको देख के ओके कर दूंगा, अगर उसमें कोई मसला मसाइल हुआ वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी आबद कातिम सर आप सवाल पूछिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आबद साहब। अच्छा उस्मान साहब इस तरह से है कि मैंने PR में रजिस्ट्रेशन कराई थी 2019 में, वो भी जस्ट मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनपुट की थी, उसके बाद फर्दर कोई इनकम सोर्स वगैरह कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया, तो उसके बाद तो मैं भूल ही गया पोर्टल की, मैंने लॉगिन भी किया था। अच्छा आप अभी मैं दोबारा लॉगिन करके देख रहा हूँ तो मेरे पास नोटिस आए हैं 2015-16 ऑनवर्ड्स, तो प्रोबेबली मेरे जो जॉब मैंने स्टार्ट की 2015 में शुरू की थी, शायद इस तरह से के पास कोई नोटिस मतलब कोई ऑनवर्ड ही करनी पड़ेगी सारी। जी और सारी करनी है, जो नोटिस आ गया उसका जवाब देना लाजमी देना, चाहे 0 का दे देना अगर आपकी इनकम नहीं।
अच्छा अच्छा ठीक है, तो लाजमी है, thank you। जवाब देना लाजमी है। जी बाबर साहब आप अनम्यूट कीजिए, बाबर भाई। बाबर भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबर साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाबर साहब। सर अगर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई बंदा है उसका बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड जोन में है, फॉर एग्जांपल ये मालाकंड हो गया, ठीक है, सवात वाली साइड से, तो सर बैंक वाले तो सर उसके सेविंग पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पे 15% विदहेल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें हमें 15% विदहेल्ड करना शो करना होगा या एफबीआर को पे करना होगा? बेसिकली आप किसी को सामने कि अगर वो विथहोल्ड नहीं करने, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट वहां पे है, तो आप इसको क्यों विथहेल्ड करना चाह रहे हैं, क्यों शो करना चाह रहे हैं? नहीं सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, तो अगर एक बात याद रखेगा, क्योंकि वहां पे भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, अगर होता तो बैंक खुद ब खुद ही काट लेता, ठीक है। आपको सिर्फ शो करना है फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड कॉलम में भी, ठीक है। और ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए, 5 मिलियन से अगर ऊपर होगा तो वो अदर सोर्स इनकम में आएगा, अदरवाइज वो फाइनल में आता है, और फाइनल में भी आपको तो 0% है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में दोनों में लिख के तो उसको आपने सिर्फ एग्जाम्प्ट करना है, ठीक है। नहीं सर, करना है। अगर वो बंदा टैक्सेबल जोन में रिजाइड कर रहा है। अच्छा रिजाइड कर रहा है, हाँ ठीक है, रिजाइड कर रहा है तो फिर उसको 15% टैक्स देना होगा सर। देना होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा चलान हमने अभी नहीं बनाया, चलान बना दूंगा, ठीक है। और यशर साहब ने भी, अच्छा जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के सर पार्टिसिपेशन मेरा का। एक सवाल है उसका जवाब। जी जी अच्छा सर, कोई शहरी पर्सन है और वो तकरीबन जुलाई में या अगस्त में सर आज रिटायरमेंट होता है सर, आज उसकी रिटायरमेंट होती है, ठीक है। ठीक है। तो सर जब उसकी हम रिटर्न फाइल करेंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी सर पिछले 8 महीने की लिखेंगे फिर हम? हाँ हाँ, वो जितने महीने की उसकी सैलरी वही लिखेंगे, ठीक है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, ये 3 कॉलम होते हैं, ये मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें भी लिख दोगे, इसमें भी लिख दोगे, तो इसमें 0 आंसर जाता है, ठीक है। ये होते हैं कॉलम, ये देखें, ये आपके सामने ये। अच्छा चलें जी, थैंक यू सो मच। कल आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सेकंड हाफ में मोस्ट प्रॉबली, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप के अंदर पूछिएगा, हम एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह कन्वर्सेट करेंगे ग्रुप में, मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। आपकी जो क्यूरीज हो लाजमी आप भेजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक अच्छा है। सर, हम अगली क्लास में कोई ठीक सिनेरियो है भी दे सकते हैं कि मतलब हम बता सकते हैं कि अभी ऐसे रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, कुछ सिनेरियो भी दे सकते हैं सर आपको? नहीं वो सिनेरियो ना हो, वो एक्चुअल रिटर्न हो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। सब लोग के लिए ओपन है, किसी बंदे की रिटर्न होगी तो मैं बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक मेरे है। पास एक रिटर्न है। उसके बैंक अकाउंट है, उस पर तकरीबन 1,60,00,000 रुपए की अमाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट हुई है, लेकिन उसका बिजनेस 10 से 12 लाख रुपए का है। बाकी जितने पैसे थे उसका एक दोस्त था जो उसके अकाउंट से पैसे मंगवा रहा था और निकाल रहा था। अब उसकी रिटर्न आपसे बनवानी है। कराची जो फिजिकल क्लास होगी सर मैं लेके आ जाऊंगा, उसमें हमें बता भी दीजिएगा और उसे टैक्स से बचाना भी है। ले आइएगा, ले आइएगा। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज सर, मेहरबानी, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज, बहुत शुक्रिया।